रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को भी इंक्लूड करता है, ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, इन सारी बातों को इंक्लूड करता है। ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो इंक्लूड करता है मैटरनल मोर्टिलिटी से लेकर के इन्फेंट मोर्टिलिटी तक। ये बात करता है जनसंख्या बढ़ने से लेकर के जनसंख्या बढ़ने के आउटकम तक, कि बढ़ती हुई जनसंख्या का क्या इंपैक्ट हमारे समाज पर पड़ेगा, क्या सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए कहा है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया, जैसे कि वो हो सकता है फिजिकल, वो हो सकता है इमोशनल, वो हो सकता है सोशल, वो हो सकता है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कह रहे बहुत बड़े दायरे को इंक्लूड किया है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से समाज के अंदर सेक्स रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। और बिगेस्ट प्रॉब्लम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी है। इस चैप्टर के हर बेसिक पॉइंट्स हमने इस बारे में डिस्कस कर लिए थे कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन यहाँ पे जो मेन एम्फेसिस दिया गया है वो दिया गया है बढ़ती हुई जनसंख्या। इसीलिए बिगेस्ट प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड जो है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाई जा रही है बाय स्टडीइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्थ कंट्रोल मेथड, जिसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब जो बर्थ कंट्रोल मेथड कहा है, इसे हम सीधा सीधा रिलेट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या कहते हैं इनको? इन्हें कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। और जितने भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब प्रिवेंट कंसेप्शन, प्रिवेंट प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को रोके, जो बेबी फॉर्मेशन को रोके। और हमने डिस्कस किया था कि कोई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है, उस आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जैसे वो वेरी इफेक्टिव होना चाहिए अगेंस्ट कॉन्ट्रासेप्शन, फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, नॉट अगेंस्ट कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, कंसेप्शन के अगेंस्ट, फर्टिलाइजेशन के अगेंस्ट, प्रेगनेंसी के अगेंस्ट वो कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव होना चाहिए। तो वेरी इफेक्टिव होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली नहीं, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, कि जो उसको इस्तेमाल करे उसके लिए वो आसानी से वो यूज़ हो सके, वो कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना क्रिएट करे, लीस्ट साइड इफ़ेक्ट हो, और उसमें रिवर्सिबिलिटी भी हो, कि अगर वो चाहे, वो कपल चाहे, वो लड़का या लड़की चाहे, उन मेथड का इस्तेमाल करना जब चाहे तब स्टॉप कर दे, और उससे कोई हार्म, कोई नुकसान ना हो, उसकी प्रेगनेंसी को वापस फिर से वो अचीव कर सके, अपना बेबी वो चाहे तो प्रोड्यूस कर सके। ये है इसकी कहानी। ठीक है जी, आई बात समझ में? तो आज हम इन्हीं कहानियों को शुरू करेंगे एनसीईआरटी की लाइनों से। कहते हैं एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है, एनसीईआरटी कहती है हमारी कि वो यूज़र फ्रेंडली हो, ईजिली अवेलेबल हो, आसानी से उपलब्ध हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। किसी भी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए भाई, जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं उसका इफेक्ट तो होगा, लेकिन साइड इफेक्ट अगर कम से कम हो तो ये बेहतर होगा। इसके अलावा कह रहे इट ऑल्सो शुड नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव, जिसे लिबिडो कहते हैं, जिसे डिजायर ऑफ सेक्सुअल एक्ट कहते हैं, जिसे हम लिबिडो कहते हैं। तो लिबिडो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, लड़का या लड़की उनके अपनी सेक्स की जो अर्ज है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। कह रहे वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज नेम्ड एज नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अगर आप देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, आप शुरू करते हो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को, मेल या फीमेल, तो यहाँ सबसे पहली इवेंट है जिसे कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। और गैमिटोजेनेसिस में गैमीट का फॉर्मेशन होता है मेल या फीमेल में। अगर हम इसे इनहिबिट कर दें, फीमेल में ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर दिया जाए, तो ना रहेगा ओवम, ना होगा फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब हम ओवम के प्रोडक्शन को भी रोक सकते हैं, इनहिबिट द ओव्यूलेशन। कह रहे हैं अगर हम गैमिटोजेनेसिस को रोक देते हैं तब कहानी रुक सकती है, या फिर हम गैमीट ट्रांसफर को रोक सकते हैं, गैमीट ट्रांसफर को रोक सकते हैं, इनसेमिनेशन को रोक सकते हैं।
गैमीट ट्रांसफर, मेल और फीमेल गैमीट का ट्रांसफर, कह रहे मेल अगर अपना सीमेन फीमेल बॉडी में डिपॉजिट ही ना करे, इंसेमिनेट ही ना करे, या डिपॉजिशन को ही रोक दिया जाए किसी मेथड से, तो ये भी एक तरीका हो सकता है, गैमीट ट्रांसफर को रोक दिया जाए, या फिर फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स को रोक दिया जाए, फर्टिलाइजेशन को रोक दिया जाए, या फिर कह रहे इम्प्लांटेशन को रोक दिया जाए। तो आप देखोगे जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनका मेन टारगेट जो होता है, मेन टारगेट साइट जिस पे वो काम करते हैं, वो टारगेट साइट जो होती है वो फ्यूजन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन या गैमीट ट्रांसफर, कह रहे हैं इनमें से किसी भी प्रोसेस को रोकने का इनका टारगेट हो सकता है। उनका जो एम है अल्टीमेटली प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाए, इम्प्लांटेशन अगर हो जाए, तो उसके बाद मैंने बताया था आपको इंड्यूस्ड अबॉर्शन करके भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर बेबी के प्रोडक्शन को हमें रोकना है तो इनमें से किसी भी स्टेप को हम रोकने का टारगेट कर सकते हैं, इनमें से किसी भी मेथड को रोकने का टारगेट हम कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये आपके सामने है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही तो रोकना है। बर्थ कंट्रोल का मतलब इस प्रोसेस को ही रोक दिया जाए। ठीक है, तो आज हम बायोलॉजिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड्स की बात करने वाले हैं। बेसिक चीज़ें, एजुकेशन और मैरिजेबल एज का होना, अवेयरनेस का होना, स्टडी होना, सब कुछ अलग बात है, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात होने वाली है कि हम बायोलॉजिकली कैसे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। और शुरू करते हैं टॉपिक को बर्थ कंट्रोल मेथड में से। मैंने आपको बहुत सारे बताए थे एग्जांपल्स। हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन से। कहाँ से शुरू करेंगे? हम बात करेंगे नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन से। नेचुरल मेथड, जैसे कि इसका नाम है नेचुरल मेथड, नाम से ही समझे नेचुरल मेथड। नेचुरल मतलब ये एकदम हर्बल है। नेचुरल मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई डिवाइस यूज नहीं होती, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। आप देखो, ना कोई दवा ली जा रही है, ना कोई हार्मोन लिया जा रहा है, ना कोई केमिकल लिया जा रहा है, ना कोई डिवाइस यूज हो रही है, ना डॉक्टर की ज़रूरत, ना नर्स की ज़रूरत, ना कहीं मार्केट जाना, ना कुछ करना। ये कह रहे हैं सेल्फ अपने ऊपर डिपेंड करता है। एक बायोलॉजिकल साइकिल में जो नेचुरल साइकिल्स चलती हैं ये उस पर डिपेंड करता है। नेचुरल है मतलब इसमें कोई डिवाइस यूज नहीं करते हैं। नेचुरल मेथड मतलब डज नॉट इन्वॉल्व, डज नॉट या डू नॉट इन्वॉल्व लिखे, मेथड्स लिखा है हमने तो ऐसे लिखे डू नॉट इन्वॉल्व, डू नॉट इन्वॉल्व, डू नॉट इन्वॉल्व एनी डिवाइस। इसमें कोई डिवाइस, कोई मशीन यूज नहीं हो रही, कोई भी ऐसी डिवाइस यूज नहीं हो रही, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं हो रहा, कोई भी मशीन नहीं यूज की जा रही है। मतलब कि ये सेफ है, ये हाइजीनिक है, ये सेफ है, इसका नो साइड इफेक्ट है। अगर देखा जाए तो नो साइड इफेक्ट है, एकदम खेल जाएंगे इस पे। कह रहे हैं ये नो साइड इफेक्ट वाला। तब आप कहोगे कि इसका मतलब सबसे बेस्ट हो गया, साइड इफेक्ट है नहीं, कोई डिवाइस लेना नहीं है, मार्केट जाना नहीं है, तो सबसे बेस्ट यही हो गया। अरे नहीं, इनका फेलियर रेट बहुत हाई होता है क्योंकि ये बेस्ड है नेचुरल साइकिल पर, ये बेस्ड है हार्मोन्स पर। इट इज बेस्ड अपॉन, किस पे बेस्ड है? बेस्ड अपॉन हार्मोन्स। ये बेस्ड है हार्मोन्स पे, ये बेस्ड है नेचुरल साइकिल्स पे, बेस्ड है नेचुरल साइकिल्स पे। इसलिए ध्यान रखेंगे हाई फेलियर रेट से, इसका फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, हाई फेलियर रेट्स होते हैं, हाई फेलियर रेट्स, इनके फेल होने का खतरा ज्यादा है क्योंकि नेचुरल चीजें आपके खुद के कंट्रोल में नहीं है, आपके विल में, ये विल पावर में कंट्रोल में नहीं है कि आप खुद से चाह के इन चीज़ों को कंट्रोल कर लें, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें नेचुरल कॉल्स पे और नेचुरल प्रोसेसेस पे डिपेंड करती हैं जिसको खुद आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो आप महान हैं। अगर आप इन हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप प्रभु हैं। मैं कहता हूं कि आप महान हैं, आप प्रभु तुल्य हैं। तो कह रहे हैं कि नेचुरल मेथड्स के एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, अगर नेचुरल मेथड्स के एग्जाम्पल्स देखोगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैलेंडर मेथड है। कैलेंडर साहब हैं ये, कौन है ये? कैलेंडर।
कैलेंडर मेथड, इसे हम नेचुरल मेथड में कैलेंडर या रिदम मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिदम मेथड है। ये एक ऐसा मेथड है जो किसी फीमेल की रिदम, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो कैलेंडर डेज होते हैं ये उन पर आधारित होता है। कैलेंडर मेथड जरा देखें है क्या ये कैलेंडर मेथड ऐसा मेथड है कि हम जानते हैं फीमेल के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज हैं, नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जरा कंसेप्ट देखें, नंबर ऑफ डेज इन नॉर्मल किसी फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डेज होते हैं, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज होते हैं 28 डेज ऑन एन एवरेज, या 28 से 29 दिन हो सकते हैं। 28 दिन होते हैं, ये हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, सारा हार्मोन कंट्रोल पढ़ा हुआ है इसका। कह रहे नंबर ऑफ डेज 28 दिन है। ओव्यूलेशन यूजुअली अकर्स ऑन, ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेशन अकर्स ऑन, कब होता है ओव्यूलेशन? यूजुअली नॉर्मली 14th डे पे होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ LH हार्मोन। LH सर्ज होती है और ओव्यूलेशन होती है। LH का लेवल हाई होता है, ओव्यूलेशन हो जाती है, हार्मोनल कंट्रोल में है। अब देखें, कह रहे अगली बात, कह रहे ओवम कैन सर्वाइव, ओवम का सर्वाइवल जो है, ओवम कैन सर्वाइव फॉर 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे तक ओवम सर्वाइव करता है, 24 से 48 घंटे तक आफ्टर ओव्यूलेशन ओवम कैन सर्वाइव फॉर 24 to 48 आवर। जिस दिन ओव्यूलेशन होगा उससे 24 घंटे मतलब एक दिन या 2 दिन तक ओवम सर्वाइव करेगा फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं स्पर्म्स की, स्पर्म्स कैन सर्वाइव इंसेमिनेट करने के बाद जब मेल के गैमीट को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है तो स्पर्म्स कैन सर्वाइव फॉर 2 to 3 डेज, जो अप्रोक्सीमेटली 72 घंटे होते हैं, 72 आवर्स हैं, 72 आवर्स, जो 72 घंटे का समय है, 72 आवर्स का टाइम है, स्पर्म उतना ही दिन तक, 2 से 3 दिन तक या 72 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद स्पर्म खत्म। इसका मतलब रिस्क, फर्टिलाइजेशन का रिस्क कब तक है? जब तक ओवम और स्पर्म जिंदा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो तभी होगा जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। जब साइमल्टेनियसली स्पर्म और ओवा दोनों एक साथ प्रेजेंट हों तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और सबसे ज़्यादा चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन कब होगा फीमेल बॉडी में? फर्टाइल पीरियड जो फीमेल का होता है वो होता है 10 से 17 दिन। मैंने कहा कैलेंडर को देखेगी फीमेल, कैलेंडर के डेज के आधार पर फीमेल देखेगी कि उस 28 दिनों के कैलेंडर में, वो जो 28 दिनों का कैलेंडर है, 1 से लेकर के 28 दिन का कैलेंडर है, इसमें जो मिड पॉइंट है 14th डे, वो सबसे बड़ा रिस्क पीरियड है। इस दिन फीमेल ओव्यूलेट करती है। क्या करती है? ओव्यूलेशन। अब देखो कैलेंडर के ओव्यूलेशन डे की अगर हम बात करें, 14th डे, वो उसमें फर्टिलाइजेशन का रिस्क सबसे ज़्यादा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा 2 से 3 दिन तक स्पर्म और 1 दिन ओवम, 1 से 2 दिन तक ओवम का सर्वाइवल। इसका मतलब अगर फीमेल 10th से लेके 17th डे, अगर हम 7 दिन का टाइम ले लेते हैं, ओव्यूलेशन के 3 दिन आगे, ओव्यूलेशन के 3 दिन पीछे, 3 दिन आगे और 3 दिन पीछे, 14 + 3 17, 14 - 3 11, तो कह रहे हैं 11 से 17 डे या 10 से 17 डे का टाइम अगर फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करे, सेक्स को अवॉइड किया जाए, तो डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, मशीन की ज़रूरत नहीं है, कॉन्डम्स की ज़रूरत नहीं है, किसी बैरियर की ज़रूरत नहीं है, कोई पिल लेने की ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइजेशन का चांस मिनिमल होगा। तो अगर हम बात करें इस कंसेप्ट की, रिदम मेथड की बात करें, तो ये क्या कहता है? अवॉइड
अवॉइडिंग, कंसेप्ट है अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्या किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया गया है ड्यूरिंग 10th to 17th day of 10th to 17th day of menstrual cycle, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17वें दिन को अवॉइड कर दिया जाए तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं हम सेफ पीरियड, उसे कहेंगे रिस्क पीरियड। 10 से 17 को रिस्क कहेंगे, उसके अलावा बाकी दिनों को सेफ कहेंगे। तो अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स इन दिस रिस्क पीरियड, क्या करेगी फीमेल, रिस्क पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करेगी। तो दैट विल प्रिवेंट द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या करेगा, प्रिवेंट द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा। तो आप देखें मैंने क्या कहा, मैंने कहा नेचुरल मेथड में ना तो कोई आपको दवाई खरीदनी है, ना डॉक्टर के पास जाना, ना कुछ करना, बस खाली क्या करना है, संयम करना है, बस क्या करना है, नियंत्रण करना है, बस क्या करना है, कंट्रोल, उदय कंट्रोल। कब कंट्रोल करना है, जब फीमेल 10th से 17th डे के टाइम पे, जब कपल्स 10th से 17th डे का जो टाइम है, जिस दिन चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, इस टाइम पीरियड में अगर वो कॉपुलेशन को अवॉइड करेंगे, सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड करेंगे, सीमेन डिपोजिशन को अवॉइड करेंगे, तो ऐसे में फर्टिलाइजेशन का चांस मिनिमम होगा, फर्टिलाइजेशन का चांस मिनिमम होगा। इसलिए ये रिस्क, ये क्या है, कह रहे कैलेंडर को देखो, डेज को देखो, 10 से 17 दिन अवॉइड करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हार्मोन्स, प्रॉब्लम है हार्मोन्स। फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट कर सकता है हार्मोन्स को कौन अफेक्ट करता है, डाइट, हार्मोन्स को कौन अफेक्ट करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन, हार्मोन को कौन अफेक्ट करता है, स्ट्रेस, हार्मोन को कौन अफेक्ट करता है, पुअर हेल्थ, हार्मोन को कौन अफेक्ट करता है, मेडिकेशन, हार्मोन को कौन अफेक्ट करता है, लाइफ स्टाइल और बहुत सारी चीज़ें। कह रहे हार्मोन बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती है। अगर ओव्यूलेशन खुदा न खास्ता ओव्यूलेशन 14th डे ना होकर के 11th डे हो जाए, फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा, 11th डे हो जाए, 12th डे हो जाए, तो इसका मतलब स्पर्म अगर 9वें दिन भी जाएगा, 10वें दिन के अलावा अगर 9वें दिन भी जाए, 7वें दिन भी जाए, तो भी चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो बढ़ रहा है ना भाई। 7, 8, 9, 10 दिन में भी अगर मान लो स्पर्म की एंट्री हुई, उस 10 से 11 मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कह रहे हैं इस डेट को नहीं किया। लेकिन अगर ओव्यूलेशन हमें पता ही नहीं ना कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, 12 को हो गया कि 14 को हुआ, कभी हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से अगर ओव्यूलेशन ऊपर नीचे हो गया तो फिर तो भाई साहब वाली सिचुएशन हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इन मेथड्स का फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, इन मेथड का फेलियर रेट बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये बेस्ड है नेचुरल साइकिल्स पे, ये हार्मोन्स पे बेस्ड है। इसलिए हार्मोन को कभी भी कोई भी फैक्टर प्रभावित कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ऊपर या नीचे कर सकता है, और हार्मोन का ऊपर या नीचे होना समाज में ऊंच नीच पैदा कर सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। पहला तो ये हो गया आपका, इसे कहते हैं कैलेंडर या रिदम मेथड, इसे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी कहा जाता है। मतलब इसका एक और नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं, रिदम मेथड को कहते हैं पीरियोडिक, मतलब टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन, जिसे कहते हैं पीरियोडिक। एब्स्टिनेंस मतलब एब्सेंस, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है एब्सेंस। तो क्या किया, एब्स्टिनेंस किया पीरियोडिकली, मतलब 10 से 17 दिन तक के जो टाइम पीरियड है, वो 7 दिन का जो टाइम है, उसे पीरियोडिकली हर मंथ में अगर अवॉइड किया जाए उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स को, एब्स्टिनेंस मतलब एब्सेंस, तो इसे कहते हैं रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड। ये था पहला। अगला देखें, अभी और भी हैं अपने पिटारे में। दूसरा जो मेथड है ये अभी हमने पढ़ा, पहला नेचुरल मेथड का एग्जाम्पल कैलेंडर मेथड,
अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा, लैम जिसे कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे सब नेचुरल मेथड का। लैम नाम है लैक्टेशनल अमेनोरिया, अमीनूरिया। लैक्टेशनल का मतलब होता है लैक्टेशनल फेज। फीमेल की लैक्टेशनल फेज कब आती है? जब बेबी की बर्थ होती है। लैक्टेशन का मतलब होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। लैक्टेशनल पीरियड जिसे कहते हैं वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जब फीमेल लैक्टेशन करती है आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड। आफ्टर चाइल्ड बर्थ फीमेल लैक्टेशनल फेज में होती है। ध्यान से सुनेंगे, बेबी के बर्थ के बाद फीमेल लैक्टेशनल फेज में एंटर कर जाती है। बेबी के बर्थ के बाद मदर का मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और ऐसे टाइम पर हाई हो जाता है उसके बॉडी में मिल्क को प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन्स। उसमें से मेन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिस वजह से मदर इंटेंस लैक्टेशनल पीरियड में एंटर कर जाती है। तो आफ्टर बर्थ द लैक्टेशनल पीरियड स्टार्टेड और उस इंटेंस लैक्टेशनल पीरियड में अमेनोरिया हो जाता है। अमीनोरोया जिसे कहते हैं लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं बेटा जी? इसे कहते हैं लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस टेम्पररी याद रखेंगे, परमानेंट नहीं हुआ, अभी टेम्पररी पॉज का बटन दब गया है। तो आफ्टर बर्थ फॉलोइंग पार्चुरेशन या प्रेगनेंसी, आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी फॉर अप टू 4 to 6 months पीरियड, 4 से 6 महीने आफ्टर पार्चुरेशन या आफ्टर चाइल्ड बर्थ देयर इज इंटेंस लैक्टेशनल पीरियड जहां पे देयर इज वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, वेरी हाई लेवल ऑफ हार्मोन जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो मिल्क की सिंथेसिस को प्रमोट करता है, नरिशमेंट में हेल्प करता है, बच्चे की केयर में हेल्प करेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है मैटरनिटी हार्मोन, हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। मदर अपने बच्चे की केयर कर रही है, ये वो वाला हार्मोन है। बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, सब कुछ यहाँ से मिल रहा है। इंटेंस पीरियड है लैक्टेशनल फेज का और इस लैक्टेशनल फेज के दौरान जब प्रोलैक्टिन हाई रहता है, हाई प्रोलैक्टिन गिव्स नेगेटिव फीडबैक। यहां देखिए अब फिर से हार्मोन का खेल आया, गिव्स नेगेटिव फीडबैक। क्या देता है ये? नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक देता है टू गोनाडोट्रोपिन्स। किसको? गोनाडोट्रोपिन्स को। नेगेटिव फीडबैक टू गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स को नेगेटिव फीडबैक, FSH LH को नेगेटिव फीडबैक, मतलब फीमेल की बॉडी में अभी जो टाइम चल रहा है, ना चल रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्पररीली अरेस्टेड है। तो ना होगी साइकिल, ना होगी फॉलिकुलर ग्रोथ, ना होगा ओव्यूलेशन। मतलब ना तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट एंड ओव्यूलेशन दोनों ही प्रोसेस इनहिबिटेड रहेंगे। ये दोनों के दोनों बोथ आर इनहिबिटेड, ये दोनों के दोनों इनहिबिटेड वाली सिचुएशन में आ गए हैं। दोनों नहीं हो रहे हैं, ना ओव्यूलेशन हो रही है, ना फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, अमेनोरिया, तो ना रहेगा ओवम, ना होगा फर्टिलाइजेशन। मतलब देयर इज नो यूजुअली there is no chance of fertilization। क्या होगा? no chance of fusion of the gametes, ना रहेगा ओवम, ना होगा फर्टिलाइजेशन।
तो इसका मतलब ये भी प्रिवेंट कर रही है फर्टिलाइजेशन को। नो ओवम नो फर्टिलाइजेशन, इस टाइम पे स्पर्म की एंट्री होगी तो फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं होगा। जैसे पिछले केस में देखा कि ओवम है ही नहीं, ऐसे टाइम पे स्पर्म ट्रांसफर हो रहा है जब ओवम है ही नहीं। हमने स्पर्म ओवा के मिलने को ही रोक दिया है, दोनों मिल ही नहीं पा रहे, क्यों? समय ही अलग अलग है। जब ओवम है तो स्पर्म नहीं, और जब स्पर्म है तो ओवम नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ ना रहेगा ओव्यूलेशन ना आएगा स्पर्म। तो लैक्टेशनल अमेनोरिया का मतलब एक ऐसा पीरियड जिस टाइम पे प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है, फर्टिलाइजेशन का चांस निल है। क्यों? क्योंकि गोनाडोट्रोपिन्स एक्टिव नहीं है। तो 4 से 6 महीने तक फर्टिलाइजेशन का चांस यूजुअली नहीं होता। इसको भी फीमेल एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकती है। मैंने कहा देखो, कोई डिवाइस यूज नहीं हो रही, नेचुरल साइकिल पर बेस्ड है, हार्मोनल साइकिल पर बेस्ड है, इसका मतलब साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन एज इट इज बेस्ड अपॉन हार्मोन, ये किस पे बेस्ड है? हार्मोन पे डिपेंडेंट है। इसलिए ये पता नहीं कि बॉडी में कब प्रोलैक्टिन का लेवल लो हो गया और कब FSH LH का लेवल हाई हो गया और फीमेल ने ओव्यूलेट कर दिया, और पता चला फीमेल ने ओव्यूलेशन कर ही दी। रिस्क तो है। मैंने कहा फेलियर रेट यहाँ भी हाई है, क्योंकि नेचुरल है, नेचुरल साइकिल पे बेस्ड है, और हार्मोन कभी भी डिसबैलेंस हो सकता है। हार्मोन का लेवल बहुत सारे फैक्टर, इवन क्लाइमेटिक कंडीशन से लेकर के खान पान पे डिपेंड करता है, लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसलिए हम इस पे रिलाई नहीं कर सकते, 100% रिलायबल नहीं है। तो लैक्टेशनल अमेनोरिया इसको कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है, इसे कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्वाइटस प्लस इंटरप्टस। क्या कहते हैं? क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं। इंटरप्ट किया जाएगा, क्वाइटस के प्रोसेस को इंटरप्ट किया जाएगा, इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश की जाएगी। इसे कहते हैं विथड्रॉल मेथड। इसका दूसरा नाम है विथड्रॉल मेथड। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं विथड्रॉल मेथड। यह विथड्रॉल मेथड एक ऐसा मेथड जहां पे पेनिस को इजैकुलेशन के टाइम पर विड्रॉ कर लिया जाए। फीमेल बॉडी में एट द टाइम जब सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा था, जब मेल ने अपने पेनिस को फीमेल बॉडी में इंसर्ट किया था, तो कह रहे अगर इजैकुलेशन के टाइम पर, प्रायर टू इजैकुलेशन, अगर पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाए, तो इजैकुलेशन अगर फीमेल बॉडी में ना किया जाए, इस मेथड को कहते हैं विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस। इंटरप्ट कर जाना मतलब क्वाइटस के दौरान इंटरप्ट करना, इंटरफियर करना, रुक जाना। कंट्रोल, मैंने कहा कंट्रोल पे डिपेंडेंट है ये प्रोसेस। और सीधा सीधा कंट्रोल किस बात पे डिपेंड करता है? सेल्फ कंट्रोल है या ऑटोनॉमस कंट्रोल है। तो आपको ये समझना यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सीमेन का जो रिलीज होता है, पहले तो मीनिंग समझ ले। विथड्रॉल मेथड का मतलब क्या है? विथड्रॉल मेथड कहना क्या चाहता है? विथड्रॉल ऑफ पेनिस बाय मेल्स या मेल पार्टनर ने पेनिस को विथड्रॉ कर लिया बिफोर इजैक्यूलेशन, प्रायर टू इजैक्यूलेशन, बिफोर इजैक्यूलेशन। लेकिन एक बात आपको यहाँ समझनी पड़ेगी, सभी लोगों को ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि इजैक्यूलेशन का प्रोसेस जो होता है, इजैक्यूलेशन इज अंडर इनवॉलेंटरी कंट्रोल, अंडर ऑटोनॉमस कंट्रोल। जो ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम होता है ना, उस ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में होता है, जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंसान ये वही कंट्रोल कर सकता है, ये वही इंसान कंट्रोल कर सकता है जिसने अपने ऊपर, अपने शरीर की सभी इंद्रियों पर सारे न्यूरॉन्स को, चाहे ऑटोनॉमस हो चाहे वो बाकी के न्यूरॉन हो, इनवॉलंटरी एक्टिविटी हो या वॉलंटरी, जिसने सभी चीज़ों पर सिद्धि प्राप्त कर ली हो, वही कर सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, ऑटोनॉमस को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है, हमेशा हमारे बस की बात नहीं है कि हम हमेशा अपने शरीर के ऑटोनॉमस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर ले। इसलिए ये अंडर न्यूरल कंट्रोल होने की वजह से इस प्रोसेस में भी फेलियर रेट्स ज़्यादा होते हैं। कई बार प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी हो जाती है, मतलब कई बार पेनिस इंसर्ट करने के बाद इमीडिएट इजैकुलेशन भी हो जाती है, जिसे मेल्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो समटाइम्स
सम टाइम मतलब इसके भी हाई फेलियर रेट्स ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी हाई फेलियर रेट्स होते हैं, हाई फेलियर रेट्स। इसमें भी ये नेचुरल प्रोसेस पे डिपेंडेंट है, ये भी टारगेट यही कर रहा है कि फर्टिलाइजेशन ना हो, लेकिन मैंने कहा फेलियर रेट ज्यादा है क्योंकि ये न्यूरल कंट्रोल में है। समटाइम्स ड्यू टू प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन। कैसे? ड्यू टू प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन मेल जो होते हैं वो नॉर्मल, कह रहे हैं नॉर्मली पहले ही इजैक्यूलेट हो जाते हैं, मेल्स का सीमेन पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, उनके कंट्रोल से बियॉन्ड होता है कुछ कुछ केसेस में, और इस वजह से भी इसका फेलियर रेट बढ़ जाता है। तो मैंने आपको बताया 3 मेथड हैं नेचुरल में, नेचुरल के 3 मेथड हैं। सबसे पहले बताया मैंने आपको पीरियोडिक एब्सटिनेंस, एब्सेंस किया जाए, क्वाइटस को अवॉइड किया जाए 10 से 17 दिन, जिसे हम रिस्क पीरियड कहते हैं, फर्टाइल पीरियड होता है, उस टाइम पे फीमेल का फर्टिलाइजेशन चांस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए अगर उस टाइम को अवॉइड किया जाए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा, लैक्टेशनल फेज में बच्चे के जन्म के बाद 4 से 6 महीने तक फीमेल की बॉडी में ओवम के रिलीज होने का चांस यूजुअली नहीं होता, अमेनोरिया होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही होती, क्योंकि वहाँ पे हार्मोनल साइकिल को प्रोलैक्टिन ने ऑफ कर दिया है, पॉज कर दिया है, कुछ दिनों के लिए टेम्पररी है ये। लेकिन यहाँ पे भी ये पता नहीं कि कब से शुरू हो गया वो हार्मोन और फीमेल ने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे भी प्रेगनेंसी हो सकती है, पता ही नहीं कि कहाँ बॉडी के अंदर हार्मोन का लेवल कैसा चल रहा है। या तो आप पीरियोडिकली अपने बॉडी का हार्मोन लेवल चेक करवा रहे हो डॉक्टर के पास जाके, पॉसिबल नहीं है ना। उसी तरीके से यहाँ पे बात करते हैं मेल के अंदर उतना कंट्रोल होना कि वो अपने पेनिस को इंसर्ट करे और इजैक्यूलेशन से पहले बाहर निकाले, इतना कंट्रोल होना इस सभी के बाद बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता, और इसी वजह से यहाँ भी फेलियर रेट्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैंने कहा नेचुरल मेथड में ना तो कोई डिवाइस यूज़ होगी, ना कोई सर्जरी है, ना कोई डिवाइस को मार्केट से खरीदना है, ना डॉक्टर की ज़रूरत है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट फेलियर्स बहुत हैं, हाई रेट्स ऑफ फेलियर्स। तो कह रहे हैं फिर इससे बेटर क्या हो सकता है? नेचुरल मेथड ये था, अब कह रहे हैं आपको अब मार्केट जाना पड़ेगा, नेचुरल से थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा आगे मार्केट में। आगे की कुछ हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है उसमें आता है सेकंड नंबर पे बैरियर, मतलब पर्सनल। कह रहे उसके अभी पहले वाली की बात जो चल रही थी वहाँ प्राइवेसी मेंटेन थी, अभी चलते हैं हम बैरियर्स पे। कहाँ चलते हैं? बैरियर मेथड्स पे, बैरियर मेथड्स। संकोच से काम नहीं होगा, अब चलना पड़ेगा मार्केट और लेना पड़ेगा सामान। क्या है ये बैरियर मेथड में? क्या है? एक है फिजिकल बैरियर और एक है केमिकल बैरियर। लेकिन बैरियर्स होते क्या हैं? बैरियर्स होते हैं प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, मतलब इनका भी टारगेट फर्टिलाइजेशन को रोकना है, मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा, इनकी मीटिंग को रोक देना है। मतलब आप ऐसे समझें कि ये है, मान लें स्पर्म, और ये जाएगा और एक दिन यही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा एक बेबी का फॉर्मेशन करके, और यहाँ पे एक प्यारा सा ओवम जनता के बीच में, हमारे बीच में ये रहा ओवम। कह रहे इसी ओवम को स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर रहा है। लेकिन अब हमने क्या किया? हमने कहा हमने इसके पहले यहाँ लगा दिया बैरियर, ये बैरियर लगा दिया, मिलने ही नहीं देंगे, प्यार करने वालों को मिलने ही नहीं दिया जाएगा। ये विलेन बना करके यहाँ पे हमने एक दीवार खड़ी कर दी, हमने दीवार खड़ी कर दी, मिलने ही नहीं देंगे इनको। कैसे रोक सकते हो? कैसे रोकोगे? क्या तरीका अपनाओगे? तो याद रखें यहाँ साइंटिस्ट ने क्या यूज किया? बैरियर। कह रहे डॉक्टर्स ने डिजाइन किया बैरियर्स, एक जिसे कहते हैं फिजिकल बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर्स होते हैं एक, और दूसरे होते हैं जिन्हें कहते हैं केमिकल बैरियर्स। क्या कहते हैं? केमिकल बैरियर्स। मतलब दो तरीके से हमने यहाँ पे यूज किए बैरियर्स। नाम से समझें, बैरियर मतलब ये बैरियर बैरिकेड्स की तरह होते हैं, ये बैरियर्स बैरिकेड्स की तरह होते हैं जो एंट्री को अलाउ नहीं करते। प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, तो फीमेल बॉडी के अंदर इसे कैसे रोका जाएगा? आप देखें फिजिकल बैरियर में ये होता है कोई फिजिकल डिवाइस, ये मैकेनिकल डिवाइस होती हैं, ये रबर या लेटेक्स के बने हुए होते हैं, ये बने होते हैं रबर के,
रबर या लैटेक्स की बनी हुई डिवाइस होती है। रबर हो या लैटेक्स हो, ये उनसे बने होते हैं। ये रबर लेटेक्स के बने हुए ऐसे बैरियर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है एज, आप देखोगे इसमें आता है एक जिसे कहते हैं कॉन्डम्स। कॉन्डम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मेल्स के लिए भी मिल जाएंगे, मार्केट में मेल्स के लिए भी अवेलेबल है और फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल है। अब मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉन्डम्स अवेलेबल हैं। मेल्स जो कॉन्डम्स यूज करते हैं वो मेल कॉन्डम्स होते हैं, उसमें पॉपुलर ब्रांड है, उसका नाम है निरोध। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है निरोध नाम का एक पॉपुलर ब्रांड जो कि मेल कॉन्डम्स का है। ये यूज किया जाता है रबर का बना हुआ, जो मेल अपने जेनाइटल ऑर्गन पेनिस के ऊपर रोल कर करके उसे कवर कर लेता है। और वही हम फीमेल्स के लिए बात करें तो इसे कहते हैं फेम शील्ड। फीमेल कॉन्डम्स के लिए टर्म यूज किया जाता है, उसे कहते हैं फेम शील्ड, या इसी को कहते हैं फेमिडोम। क्या कहते हैं? फेमिडोम कहते हैं। तो फीमेल कॉन्डम्स को फेमिडोम, मेल कॉन्डम्स को निरोध कहा जाता है। ये दोनों का सीधा सीधा यूज जो है क्या करता है? दीज कॉन्डम्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलती हैं, सेक्स करने की वजह से फैलती हैं, उन डिजीजेस को ये प्रिवेंट करता है एक। और दूसरा वेरी हाई इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जो कि प्रिवेंट करता है द फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है। कैसे? स्पर्म को डिपॉजिट ही नहीं होने देगा फीमेल बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को भी रोकता है। ये एसटीडी के अगेंस्ट इफेक्टिव भी होता है, लेकिन इसे एक बार यूज कर लिया जाए तो उसे फेंकना पड़ेगा। मतलब इसे कहते हैं डिस्पोजेबल, इसे कहते हैं नॉन रीयूजेबल। इसे फिर से यूज नहीं कर सकते। रीयूजेबल, नॉन रीयूजेबल, या इसे कहते हैं डिस्पोजेबल। यूजुअली एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें फेंकना होगा, बार बार इन्हें मार्केट से खरीदना होगा, जो कि कॉस्ट के लिए भी है, पैसे भी चाहिए उसके लिए। और दूसरी बात यह है कि एक बार खरीदा, फेंका, फिर खरीदा, फिर खरीदा, फिर खरीदा, ये इसके लिए ड्रॉबैक है। लेकिन आप देखो कितना इफेक्टिव है ये एसटीडी के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, और ये मेथड जो होता है ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। तो दिस इज वन ऑफ द यूज्ड मेथड, जो कि कॉमनली वन ऑफ द मेथड है, सबसे ज़्यादा नहीं। इट इज़ वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन बाय मेल या फीमेल। मेल यूज़ करेगा उसमें भी हो सकता है, और फीमेल भी अपने वेजाइनल रीजन के अंदर इंसर्ट कर सकती है, तो फीमेल भी कॉन्डम्स पहन सकती हैं। तो फीमेल वाले कॉन्डम्स को हम फेम शील्ड या फेमिडोम कहते हैं। पर्पस है फर्टिलाइजेशन को रोकना। इसके अलावा जो दूसरे मेथड्स हैं, अदर फिजिकल बैरियर्स इंक्लूड, अदर फिजिकल बैरियर्स जो होते हैं, अदर फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर्स, फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर्स में अगर आप देखोगे तो सम अदर बैरियर्स आर ऑल्सो फ्रॉम्स, डायाफ्राम्स आते हैं, वॉल्ट कैप आती है, वॉल्ट कैप आती है, और सर्वाइकल कैप आती है। सर्वाइकल कुछ और भी हैं, मतलब आप ऐसे समझ लो जिसको फीमेल की बॉडी में यूटरस के नीचे, यूटरस के और सर्विक्स के, ऐसे समझें कि सर्विक्स रीजन में इनको फिट कर दिया जाता है। वजाइना जहां एंड हो रही है वहां इन्हें फिट कर दिया जाता है। जहां वजाइना एंड हो रही है और सर्विक्स वाले रीजन में डिपॉजिट कर दिया जाता है। अगर आप देखें ऐसे कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे मान लो ये फीमेल की बॉडी है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, मानते हैं इसको कि अगर फीमेल बॉडी में हम चाहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन हो, हम चाहते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, तो देखिए क्या डिवाइस यहाँ पे बैरियर की तरह यूज करी है। ध्यान से देखें, कह रहे हैं ये है फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये है वजाइनल ओपनिंग, ये है यूटरस। क्या है ये?
ये है यूटरस। और मान लें कि यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है ओवम तो यही होगा ना। ओवम तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे है? एम्प्यूला में। ओवम मान लो यहाँ पे है। अब हमने क्या किया, हमने एक नया तरीका ढूंढा। हम कह रहे हैं ऐसी डिवाइस बना दी हमने जो इस वजाइना के अंदर डीप में इंसर्ट कर दी जाती है, 5-6 घंटे के लिए यहीं छोड़नी पड़ेगी। अब कह रहे यहाँ पे हमने डायाफ्राम लगा दिया। आप देख सकते हो डायाफ्राम लगा दिया। ये डायाफ्राम एक ऐसा रबर का डिवाइस है, ऐसा कुछ होता है। आप देखें ये डायाफ्राम है, कुछ इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे फीमेल के सर्विक्स रीजन में लगा दिया गया। अब सर्विक्स रीजन में लगा दिया गया, अगर स्पर्म यहाँ पे डिपॉजिट किए भी जाएं, वजाइना के अंदर डिपॉजिट किए भी जाएं, तो ये स्पर्म्स अंदर नहीं जा पा रहे। ये स्पर्म यहाँ डिपॉजिट कर दिए गए, स्पर्म आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसके आगे एरर लगा हुआ है, यहाँ पे एरर लगा हुआ है। ये एरर कह रहे गेट ये बंद है, कह रहे नहीं जा सकते बाबू, तुम नहीं जा सकते यहाँ से, स्पर्म तुम नहीं जा सकते, रास्ता बंद है। तो ऐसे फिजिकल डिवाइसेस को जो रबर के बने होंगे, जिससे डैमेज भी नहीं हो रही, यूट्रस को कोई नुकसान भी नहीं, वेजाइना को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, फीमेल इसे इंसर्ट कर सकती है अपने बॉडी में, 5-6 घंटे यहीं छोड़ देगी, सीमेन वहाँ जाए नहीं जाए, फर्टिलाइजेशन को रोकेगा। स्पर्म ओवा का मुलाकात ही नहीं होने दे रहे हैं, स्पर्म ओवा की मुलाकात ही नहीं हो रही, फर्टिलाइजेशन होने ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे या तो कॉन्डम्स रोकें या इनकी बात करें, ये सब अल्टीमेटली प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो फिजिकल डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, ये वाली जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, इन मेथड्स को अगर आप देखोगे, एक बक्से में करके पहले बताऊं मैं आपको, एक बक्से में कर देता हूं ये डायफ्राम, वॉल्ट कैप, सर्वाइकल कैप को। ये सारे के सारे मेथड जो हैं, ये जो होते हैं, ये रीयूजेबल भी हो सकते हैं। इन्हें एक बार यूज़ करके वापस फिर से यूज़ किया जा सकता है, रीयूजेबल होते हैं ये। लेकिन इनसे एसटीडी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की उम्मीद आप ना करें, क्योंकि इनसे एसटीडी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। एसटीडी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन यही करता है कॉन्डम्स। तो ओनली कॉन्डम्स आर स्पेसिफिक फॉर एसटीडी प्रोटेक्शन, लेकिन ये जो होते हैं ये रीयूजेबल है। कॉन्डम्स रीयूजेबल नहीं है, नॉन रीयूजेबल मेथड्स हैं। ठीक है, अब देखें, अब कह रहे हैं हमने फिजिकली रोकने की कोशिश की। कह रहे हैं एक तरीका है जहां केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पर्म का जहर। ऐसी जगहों पर ये डायफ्राम वाली डिवाइस को हटा दें, वहां जहर कह रहे हैं स्प्रे मार दिया जाए, टैबलेट मार दिया जाए, क्रीम लगा दी जाए, वो जहर की तरह काम करता है। स्पर्म के लिए वो जहर होता है, जहरीला एक वहां पे विष जैसा केमिकल डाल दिया जिससे स्पर्म्स मर जाते हैं। तो केमिकल बैरियर्स मतलब ऐसे बैरियर्स जो कि केमिकल्स होते हैं, ये अब जेली हो, क्रीम्स हो, टैबलेट्स हो, कैप्सूल हो, जेली हो, जो भी हो भाई साहब, फोम हो, यहाँ पे फोम भी यूज किया जा सकता है, फोम, टैबलेट, क्रीम, कुछ भी हो। ऐसे केमिकल्स जो यहाँ पे होते हैं, दीज जेली केमिकल्स आर स्पर्मिसाइडल्स। क्या होते हैं? दे हैव स्पर्मिसाइडल इफेक्ट्स। इनका इफेक्ट होता है स्पर्मिसाइडल। क्या करते हैं? ये स्पर्म को के लिए घातक साबित होते हैं, जहरीले साबित होते हैं। दे किल द स्पर्म्स। क्या कर देते हैं? किल द स्पर्म्स बाई, स्पर्म्स को किल कर देते हैं बाई डिसरप्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो स्पर्म को मार दिया, स्पर्म को खत्म कर दिया, ये केमिकल्स होते हैं। लेकिन इसी में एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, जरा एक और मसाला। कह रहे हैं अगर इन्हीं का इस्तेमाल अगर इस फिजिकल डिवाइस डायफ्राम या वॉल्ट कैप के साथ किया जाए, सर्वाइकल कैप के साथ किया जाए, अगर केमिकल्स मिला दिया जाए, मतलब आप सोचो यहाँ पे हमने जहर भी लगा दिया, डायफ्राम भी लगा दिया। कह रहे हैं दो लेवल एफिशिएंसी हो जाती है, इससे ताकत और बढ़ जाती है स्पर्मिसाइडल इफेक्ट की। स्पर्म को मारने के लिए यहाँ ताकतवर और दुगना ताकत से लड़ा जाता है, मतलब और ज़्यादा इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव बन जाता है। मतलब लिख सकते हो आप कि इफ डायाफ्राम
और सर्वाइकल कैप्स का इस्तेमाल, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप यूज्ड along with chemical barriers के साथ अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है, देन क्या होता है, द डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप यूज अलॉन्ग विद द केमिकल बैरियर्स, इट हैज या इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। किसके लिए? कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा काम करता है और बेहतरीन तरीके से ये यूज़फुल साबित होता है। मतलब इससे हम एफिशिएंसी और बढ़ा देते हैं, दैट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी। मतलब हमने जहर को इस फिजिकल डिवाइस के साथ दोनों एक साथ यूज़ किया। हम इस डायाफ्राम के साथ हमने क्या किया, इस डायाफ्राम में जेली भर दी। क्या भर दिया? इस डायाफ्राम के अंदर हमने भर दी जेली। ये देखो, हमने इस डायाफ्राम में जेली भर दी। तो कह रहे आधे स्पर्म जेली से मर जाएंगे और बाकी का जो चाहेंगे भी अगर क्रॉस करना तो डायफ्राम को क्रॉस करके जा नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली इसका काम क्या है? इसका काम है फर्टिलाइजेशन को रोकना, चाहे वो फिजिकल बैरियर हो चाहे केमिकल बैरियर हो, दोनों ही फ्यूजन को रोकते हैं, फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। लेकिन सीधी सीधी बात है, अभी तक जो बात चल रही थी इसके पहले वाले केस में नेचुरल मेथड था, ये है आर्टिफिशियल। मतलब अभी आपको डिवाइस यूज़ करनी पड़ती है, क्रीम मार्केट से खरीदना पड़ता है, इसके लिए मार्केट तो जाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंसिव मेथड है ये। समझ आ गई बात? लेकिन सरकारी अस्पतालों में शादीशुदा जोड़ों को, शादीशुदा को, बच्चों को नहीं, शादीशुदा जोड़ों को, कपल्स को सरकार ये कॉन्डम्स फ्री में देती है सरकारी अस्पतालों में। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा इस पर्पज से, क्योंकि बढ़ता हुआ HIV एड्स का खतरा या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का जो बढ़ता हुआ खतरा है, जो पूरे विश्व में एक महामारी की तरह फैल चुका है, इसके ऊपर थोड़ी लगाम लगाई जा सके, इसलिए ये सरकार ने मुहिम चलाई है कि निरोध जैसे कॉन्डम्स फ्री में बांटे जाएं, लोगों तक पहुंचेगा, अवेयर करेगा और लोग ये जानेंगे। तो एक तो जनसंख्या को भी नियंत्रित कर रहा है, दूसरा ये STD के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन दे रहा है। मतलब ये हमारे समाज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ अचीव करने में मदद कर रहा है। तो नमस्कार है, स्वागत है, और इन सभी लोगों के स्वागत के साथ अगला मेथड पे हम चलते हैं। अगला जो बेहतरीन मेथड होगा जो कॉन्ट्रासेप्शन का, हम उस मेथड की बात करेंगे, मेथड नंबर 3। बढ़ते बढ़ते हम पढ़ेंगे मेथड नंबर 3, और उस मेथड नंबर 3 में आती है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। अब देखें मामला, अब थोड़ा और एक लेवल और ऊपर ले चलेंगे। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो यूट्रस में फिट की जाती हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंट्रा यूट्राइन मतलब विद इन द यूट्रस फिट की जाती हैं, लेकिन अकेला इंसान इसे खुद नहीं कर सकता। डॉक्टर, इसके लिए एक डॉक्टर चाहिए, एक एक्सपीरियंस्ड नर्स चाहिए। तो एक्सपीरियंस नर्स की मदद से इसे फिट किया जाता है। दीज आर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, द डिवाइसेस, दीज आर डिवाइसेस fitted or inserted into uterine region, यूटेराइन रीजन या यूटेराइन वॉल में इनको इंसर्ट किया जाता है। इन्हें कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस्ड नर्स चाहिए, बाय द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस्ड नर्स या कोई डॉक्टर, किसी नर्स की मदद से या किसी डॉक्टर की मदद से हो रहा है। लेकिन इफेक्टिव है ये, याद रखेंगे। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो भी, और इंडिया में तो है, याद रखेंगे। दिस इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है,
इंडिया में तो है ही, इंक्लूडिंग वर्ल्ड आप चाहो तो लिखो, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ इंडिया लिखा है, आप इंडिया ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इसे कहते हैं आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। और ये जो आईयूडीज होती हैं बेटा, आईयूडीज होती हैं, टाइम टू टाइम इसे मॉडिफाई किया गया है। आईयूडीज को समय समय से हमने इस आईयूडी को मॉडिफाई किया है। आईयूडीज जो होती हैं वो 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड करी है। क्या करी है? हमने 3 कैटेगरी में इस आईयूडी को डिवाइड किया है। आईयूडी नंबर 1 फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, एक होती है जिसे कहते हैं सेकंड जनरेशन आईयूडी, और एक होती है जिसे कहते हैं थर्ड जनरेशन आईयूडी। ये 3 जनरेशन्स हैं आईयूडीज की। आईयूडी की जनरेशन नंबर 1 जिसे कहते हैं उसका नाम होता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, जिसमें कोई मेडिसिन नहीं डाली गई, खाली स्टेनलेस स्टील की रॉड है जिसमें निडल होती है, अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में। तो एक तो नॉन मेडिकेटेड होती है जिसको कहते हैं लिपेज लूप। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लिपेज लूप। अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो अभी ये 1970 के बाद से इनका इस्तेमाल कम कर दिया गया है, या इनका यूज नहीं होता, अब ये यूज नहीं होते। इन्हें फर्स्ट जनरेशन आईयूडी कहा जाता है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिनका इस्तेमाल काफ़ी किया गया था और किया जाता भी है, इन्हें कहते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। ये कॉपर रिलीज करती हैं, इन्हें कहते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक तो CUT7, एक है मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375। इसके अलावा एक है कॉपर T 380A। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के। और तीसरी थर्ड जनरेशन जो बाद में और मॉडिफाई करके बनाई गई, इसे कहते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। क्या कहते हैं? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कहते हैं इनको। ये हार्मोन रिलीज करने वाले इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं। इन हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एक होता है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टासर्ट होता है, और एक होता है जिसे कहते हैं LNG-20। क्या कहते हैं? LNG-20। LNG का फुल फॉर्म है लेवानोगेस्ट्रल इसका नाम है, आप देखें। तो हमारे पास 3 तरीके की आईयूडीज हो सकती है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। एक नॉन मेडिकेटेड होती है लिपेज लूप, जिसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता। ये क्या करती हैं? ये जो आईयूडीज होती हैं इनमें मेन चीज होती है, मेन कंसेप्ट होता है इनका, दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। ये यूट्रस के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करती हैं जिसकी वजह से साइटोकाइन एक्टिविटी बढ़ जाती है, और स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस, कह रहे स्पर्म एंटर करेगा यूट्रस की वॉल में, फैगोसाइट सेल एक्टिव हो जाती हैं, और फैगोसाइट सेल्स एक्टिव रहती हैं। जैसे स्पर्म की एंट्री होती है उसको खा लिया जाता है। स्पर्म जाएगा, खा लिया जाएगा, स्पर्म जाएगा, मार दिया जाएगा, स्पर्म जाएगा, मार दिया जाएगा। तो एक तो ये है फैगोसाइट्रिक एक्टिविटी बढ़ा दिया जाता है। इसमें जो कॉपर आयन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पे हम क्वेश्चन इस पे पूछे भी गए, आप देख सकते हो, इस पे क्वेश्चन पूछे गए, आप यहाँ लिख सकते हो कि कॉपर आयन्स जो होते हैं, कॉपर आयन्स जो रिलीज किए जाते हैं, दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पर्म मोटिलिटी को, ये स्पर्म की मूवमेंट को अफेक्ट करता है, एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स फर्टिलाइजेशन के लायक ही नहीं रह जाते, उनकी कैपेसिटी को खा जाता है, कैपेसिटी को इनहिबिट कर देता है ये कॉपर आयंस। तो कॉपर आयंस जो होते हैं वो देखो, कॉपर T7, कॉपर T मल्टीलोड 375,
ये सरफेस एरिया है। ये कह रहे कॉपर टी क्यों कहा है? टी का मतलब ये देखोगे आप इस तरह के डिवाइसेस में ज्यादातर या तो ये बो शेप के या टी शेप के, टी के आकार के ये दिखाई देते हैं। ऐसी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई रॉड होती है, ये रॉड जो होती है टी के आकार की दिखाई देती है, इसके 7 थ्रेड होते हैं और इसी में लगी होती है कॉपर। ये देखो ये कॉपर जिसका सरफेस एरिया यहाँ पे लिखा है 375 जो आप देख रहे हो, ये सरफेस एरिया है। ये कॉपर का सरफेस एरिया ही है ये मिलीमीटर स्क्वायर में। तो ये जो मिलीमीटर स्क्वायर में आप देख रहे हो ये कॉपर का सरफेस एरिया, ये इसकी स्टेम में ये लगेला हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो ये कॉपर टी का टी शेप्ड होगा, कहीं बो शेप्ड भी, धनुष के आकार की भी दिखाई देगी। तो कह रहे हैं ऐसा स्ट्रक्चर होगा टी के आकार का जिसे यूट्रस में फिट कर दिया जाता है, इंसर्ट करके। एक मशीन होती है जिसके थ्रू इसे इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है और वहीं छोड़ दिया जाता है। ये यूट्रस की वॉल में ही ऐसे चिपक जाती है, वहीं यूट्रस के रीजन में ही प्रेजेंट होती है और धीरे धीरे उससे कॉपर रिलीज हो रहा होता है और वो कॉपर स्पर्म की मूवमेंट को, मोटिलिटी को ही खत्म कर रहा है। ये जो लिपेज लूप है ये क्या करता है? ये मोटिलिटी को ही सप्रेस कर दे रहा है, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन ये जो फैगोसाइटोसिस है उसको प्रमोट कर दे रहा है, इंक्रीज करता है साइटोकाइन एक्टिविटी को। आप चाहो तो ये चीज ऐड कर सकते हो, इंक्रीज साइटोकाइन एक्टिविटी। यूट्रस की वॉल में साइटोकाइन एक्टिविटी को प्रमोट करता है, बायोकेमिकल चेंजेस करता है, बायोकेमिकल या हिस्टोलॉजिकल चेंजेस। यूट्रस की वॉल में हिस्टोलॉजिकल चेंजेस करता है जिसकी वजह से स्पर्म की फैगोसाइटोसिस बढ़ जाती है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। मतलब यहाँ ये दोनों फर्टिलाइजेशन को रोकने वाले मेथड से। और वहीं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की बात करते हैं तो इसमें यूजुअली इन हार्मोन वाली आईयूडीज में यूजुअली प्रोजेस्टोजेंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोजेस्टोजेंस, जो प्रोजेस्टेरॉन जैसे केमिकल्स होते हैं। ऐसे केमिकल्स जो सिंथेटिक हों या जो इनका इफेक्ट प्रोजेस्टेरॉन लाइक इफेक्ट हो, प्रोजेस्टेरॉन लाइक इफेक्ट होता है, ऐसे केमिकल्स ट्रांसफर किए जाते हैं। ये यूट्राइन वॉल को अनसूटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए। आप लिख सकते हैं मेक यूटरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो मैंने आपको बताया क्या कह रहे, सारा का सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस याद करो, और अगर सारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस याद है तो आप रिलेट कर पाओगे कि कहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन या कौन से प्रोसेस को हम रोक रहे हैं, कौन सी डिवाइस कौन से प्रोसेस को रोक रही है। आप देखो हम थर्ड डिवाइस का नाम ले रहे हैं जिसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या आईयूडीज कहते हैं। इसकी बात कर रहे हैं कि ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूट्रस में फिट की जाती है और फर्टिलाइजेशन को रोकती है या फिर इम्प्लांटेशन को भी रोक सकती है। तो दोनों तरीके से इफेक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आईयूडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पार्ट। इस टॉपिक को आप जरूर ध्यान से समझ लेंगे कंसेप्ट। अब आता है नंबर 4 और इसे कहेंगे हार्मोनल आईयूडीज। इन्हें कहेंगे हार्मोनल। एक हार्मोनल तो अभी मैंने बताया आईयूडीज है वो। अब हम एक्चुअल हार्मोनल आईयूडीज पे आ रहे हैं। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे आते हैं, हार्मोनल मेथड्स पे आते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्शन में पूरा का पूरा हार्मोन बेस्ड कंसेप्ट है ये। और पूरा का पूरा कंसेप्ट आप देखेंगे, इसके 3 टाइप्स इसमें आप देखेंगे। एक इसमें भी एक है जिसे कहते हैं ओसीपीज, इन्हें कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एक हो गया ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और दूसरा हो गया बी जिसे कहते हैं इम्प्लांट्स। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए ध्यान रखेंगे। और तीसरा हो गया इंजेक्शन के फॉर्म में। मतलब इन तीनों केसेस में ध्यान रखेंगे इंजेक्शन।
कह रहे या तो हम ओरल दे रहे हैं या इम्प्लांट दे रहे हैं या इंजेक्शन, ये तीनों के तीनों में से हार्मोनल ही है। ये हार्मोनल केमिकल्स होते हैं जिसमें, हार्मोनल केमिकल है जिसमें या तो केवल अकेला प्रोजेस्टोजेंस है, प्रोजेस्टोजेंस ओनली, मतलब खाली प्रोजेस्टेरॉन्स हो सकते हैं, या फिर प्रोजेस्टोजेन प्लस एस्ट्रोजन इन कॉम्बिनेशन। ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है। कॉम्बो पैक भी यूज कर सकते हैं, बिंगो भी बना सकते हैं, इसको बिंगो भी बना सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन अकेला या प्रोजेस्टेरॉन के साथ कॉम्बो पैक। तो कह रहे हैं ये पिल्स बनाई जाती है। पिल्स का मतलब होता है दवाई, विच इज टेकन ओरली, इनको ओरली लिया जा सकता है, टेकन ओरली, इसीलिए इनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसे दवाई या टैबलेट के फॉर्म में ओरली लिया जाता है। इम्प्लांट्स जो होते हैं ये नॉन सर्जिकल इम्प्लांट्स होते हैं, ये नॉन सर्जिकल इम्प्लांट्स कहे जाते हैं। यहाँ पे हॉर्मोन्स के इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। क्या करते हैं इसमें कह रहे हैं यहाँ पे कैप्सूल्स जैसे होते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे 6 जो होती हैं वो सिलिकॉन कैप्सूल्स होती हैं, सिंगल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कितना हार्मोन का उसमें अमाउंट होता है। तो आप देखेंगे नॉन सर्जिकल इम्प्लांट जिसमें 6 सिलिकॉन कैप्सूल्स होती हैं, 6 सिलिकॉन कैप्सूल्स इंसर्टेड, स्किन के नीचे इसे इंसर्ट किया जाता है, इंसर्टेड सबडर्मली। कहाँ लगाया जाता है? सबडर्मली, स्किन के नीचे, बिना किसी सर्जरी के। याद रखेंगे नॉन सर्जिकली, इसके लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, नॉन सर्जिकली। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे, एनसीईआरटी में देखोगे कुछ इस टाइप के कैप्सूल्स आपको दिखाई देंगे, इस टाइप के कुछ कैप्सूल्स दिखाई देंगे जहां पे आप देखोगे ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे 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 ऐसे, ये 3 और 3 ये 6 हो गए, और इनको फैन शेप्ड मैनर में, कौन से मैनर में? इनको कुछ ऐसे, ये ऐसी दिखेंगी आपको, ये ऐसे छोटी छोटी ऐसे कैप्सूल जैसी दिखाई दे रही हैं। मज़ा नहीं आ रहा है कैप्सूल में यार। चलो, ये 6 कैप्सूल्स जो दिखाई दे रही हैं हार्मोन से भरी हुई, ये 6 कैप्सूल्स होती हैं, ये हार्मोन से भरी हुई 6 कैप्सूल्स होती हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैप्सूल जो हार्मोन से भरी हुई हैं, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें इंसर्ट कर दिया जाता है स्किन के अंदर। स्किन में इन्हें लगा दिया और इनसे हार्मोन जो होते हैं धीरे 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 स्किन के नीचे लगा दिया, हार्मोन धीरे धीरे रिस करके ब्लड में जाएगा और इफेक्टिव रहेगा 3 से 5 साल तक का इफेक्ट। क्या इफेक्टिव फॉर, इन्हें कहते हैं नॉर प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल आप लिख लें, ये है, इसे कहते हैं नॉर प्लांट्स। क्या लिखेंगे? इन्हें लिखेंगे नॉर प्लांट्स। नॉर प्लांट्स होते हैं जो कि इफेक्टिव होते हैं फॉर 3 to 5 years, इफेक्टिव फॉर 3 to 5 years। तो ये हार्मोनल मेथड में हार्मोन यूज किए जा रहे हैं। अब चाहे स्किन में कैप्सूल इंसर्ट कर दिया जाए या फिर इंजेक्शन लगा दिया जाए, ये देखो, ये एक इंजेक्शन है, इसमें भी हार्मोन, या इम्प्लांट है उसमें भी हार्मोन, या OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है इसमें भी, और सब में हार्मोन ही है। कौन सा प्रेफर किया जा रहा है, कब तक के लिए प्रेफर किया जा रहा है? याद रखेंगे इंजेक्शंस जो लगाई जाती हैं इन्हें कहते हैं, इंजेक्टेबल्स आर नोन एज, इन्हें डीपो प्रोवेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं डीपो प्रोवेरा कहा जाता है। इफेक्टिव फॉर 1 or 2, फॉर 1 महीने के लिए, 1 month या 2 months या 3 months, डिपेंड करता है कौन सा इंजेक्शन लगाया गया है।
इसमें प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये होता है इंजेक्शन या इम्प्लांट, है दोनों में ही हार्मोन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन एकदम सेम, मैकेनिज्म जो काम करने का तरीका है वो एकदम सेम है, बस फर्क है कि इसको लिया कैसे है। इसे दिया गया है इम्प्लांट, स्किन में ऐसे पंच करके स्किन में ऐसे इंसर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ इंजेक्शन लगाया जा रहा है, सिरिंज के थ्रू ब्लड में इंसर्ट किया जा रहा है। और ये देखें, ये है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यहाँ पे भी हॉर्मोन्स होते हैं। ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, यहाँ आपको दो कैटेगरी मिल जाएगी। एक होती है जिसे कहते हैं मिनी पिल्स, एक होती है जिसे कहते हैं मिनी पिल्स, जो होती है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। इन्हें कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स कहते हैं इनको। ये ऐसी पिल्स होती है जिसमें खाली प्रोजेस्टेरॉन होता है। फॉर एग्जांपल माला डी बहुत कॉमन है, इसके अलावा माला एल भी है, माला एन भी है, तो माला डी बहुत कॉमन है, जो कि बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा जो दूसरा है उसको मैंने लिखा है इधर, कंबाइंड पिल्स होती हैं। यहाँ कंबाइंड का मतलब होता है कंबाइंड में दोनों, बोथ प्रोजेस्टेरॉन भी होगा यहाँ पे प्लस एस्ट्रोजन भी होगा, एस्ट्रोजन भी होगा। मतलब ये कंबाइंड पिल है तो दोनों होगा, अकेला है तो यहाँ मिनी पिल होगा। ये प्रोजेस्टेरॉन अकेला काम कर सकता है, कई बार दोनों मिला के यूज किए जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन भी एस्ट्रोजन भी। मैंने कहा तीन के तीनों में हार्मोन ही है, काम करने का तरीका तीनों का एक ही है, तीनों एक तरीके से काम करते हैं, तीनों में हार्मोन ही तो है, बस बॉडी में भेजा कैसे जा रहा है तरीका अलग है। कोई कैप्सूल बना करके बेचा जा रहा है, कोई इंजेक्शन बना के बेचा जा रहा है, कोई स्किन के लिए इम्प्लांट बना के बेचा जा रहा है। 6 मैच स्टिक साइज्ड कैप्सूल्स इंसर्टेड सबडर्मली, ये है फैन शेप्ड मैनर में इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ कंबाइंड पिल और ये जो पॉप्स हैं, अगर हम बात करें मिनी पिल्स की, मिनी पिल्स में आप लिखोगे, मिनी पिल्स में तो खाली वही आएगा ना, पॉप्स आएगा, माला डी नहीं आएगा, माला डी नहीं आएगा। इसको एक सॉरी यहाँ पे आप चेंज कर लो, मिनी पिल्स में हम नाम लिखते हैं पॉप्स, इसको प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स कहते हैं, पॉप्स कहते हैं। और कंबाइंड पिल जो होती है वहाँ पे आप लिख लेंगे ये पॉप्स, मतलब प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स के नाम से, लॉलीपॉप नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स है। यहाँ पे ये जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है ये होता है माला डी या माला एल होती है, माला डी होती है सबसे कॉमन है, या माला एन होती है, माला एल होती है, अलग अलग टाइप की आती हैं। वो माला डी महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित, फीमेल्स के लिए ये ऐसी कैप्सूल्स बनाई जाती है जिसको ओरली लिया जाता है। फीमेल्स किस तरीके से लेती है, इसका मेथड ऑफ इनटेक क्या है वो मैं अगले पेज पे बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि इन सब का मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि हार्मोनल मेथड, चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन ओनली हो या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में हो, हार्मोनल मेथड्स में, इन केस ऑफ हार्मोनल मेथड्स, ऑल मेथड्स, the mode of action, modes of action is similar। तीनों के केस में मोड ऑफ एक्शन सेम है। फर्क किस चीज का है, मैंने कहा तरीका कैसे इनका इंटेक किया जा रहा है उसमें। तो क्या करते हैं ये, दे प्रिवेंट, क्या करते हैं ये, दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, या दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाई, ये कंसेप्शन को कैसे रोकते हैं, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाई एक इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन। क्या करते हैं ये, इनहिबिट करते हैं, इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन। फीमेल्स में ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देते हैं, एक पॉइंट, या तो ये ओव्यूलेशन नहीं होने देंगे, या फिर सेकंड ये स्पर्म की एंट्री को अंदर, स्पर्म अंदर आने ही नहीं देंगे। सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी ऐसी चेंज करेंगे, ऐसी चेंज करेंगे, चेंज इन क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस,
सर्वाइकल म्यूकस के लिए, जो सर्विक्स में म्यूकस सीक्रेट होता है उसकी क्वालिटी इतनी थिक कर देंगे कि स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी। दैट विल बी हॉस्टाइल फॉर स्पर्म्स। कैसा हो जाएगा? हॉस्टाइल फॉर स्पर्म्स। ये जो कंडीशन होगी स्पर्म्स के लिए हॉस्टाइल होगी, और हॉस्टाइल का मतलब ऐसा होता है जो स्पर्म को सप्रेस कर देता है। हॉस्टाइल का मतलब अनफेवरेबल बना देना, हॉस्टाइल का मतलब अनफेवरेबल बना देना। याद रखेंगे हॉस्टाइल जो मीनिंग है इसकी, इसको लिख सकते हैं अनफेवरेबल, प्रतिकूल, विपरीत परिस्थितियां बना देगा, अनफेवरेबल बना देगा। यूटराइन कैविटी के अंदर स्पर्म की एंट्री ही नहीं हो पा रही है, सेकंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है, ये तो फर्टिलाइजेशन रुक गया, इनहिबिट हो गया ओव्यूलेशन का, या फिर ये क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा मोटिलिटी ऑफ द, या ऐसे लिख सकते हैं आप कि इनहिबिट द इम्प्लांटेशन, इनहिबिट इम्प्लांटेशन। यूटरस को अनसूटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए, यूटरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो मतलब ये मल्टीपल वेज में काम कर रहा है। आप देखें ये कई तरीके से, या तो ये ओवम रिलीज ही नहीं होने दे रहा है, गैमेटोजेनेसिस को रोक देगा, या फिर ये स्पर्म की एंट्री को रोक देगा, फर्टिलाइजेशन को रोक देगा। कह रहे अगर ये दोनों हो जाए, स्पर्म की एंट्री भी हो जाए, ओव्यूलेशन भी हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो भी जाए ना, तो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो नहीं होगा, यूटरस पे एम्ब्रियो की अटैचमेंट को भी रोक सकता है। तीनों तरीकों में से जो इफेक्टिव हो उसी के बेस पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जैसे कि आप जानते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज पे ये भी डिपेंडेंट है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स should be taken for 21 days। 21 दिन तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली जाती हैं, ओरली टैबलेट्स लिए जाते हैं 21 दिन तक, एंड अगेन कंटिन्यूड, अगेन रिपीटेड, फिर से इनका इस्तेमाल किया जाएगा आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज, आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज। अब कंसेप्ट जरा सभी लोग समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें, बहुत ही बेसिक है। लेकिन जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, जैसे कि आप पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़े हुए हो, बहुत विद्वान परम प्रतापी हो, बहुत विद्वान बच्चे हैं मेरे, और जानते हैं कि फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में सारा का सारा खेल हार्मोन का ही तो है। ओवेरियन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन और पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएचएलएच, यही सारा खेल खेलती है। तो अगर आप देखोगे फीमेल में 0 से लेकर के ये है 14th डे और ये है 28 डे, यही होती है कहानी। ये है 7 डे, ये है 21 डे। और जैसा कि हम जानते हैं फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है 1 2 3 4 5, 3 से 5 दिन तक नॉर्मली फीमेल में मेंस्ट्रुएशन चल रही होती है। अगर हम देखें ये जो फर्स्ट फ्यू डेज हैं, ये वाले जे वाले कह रहे हैं ये 3 से 5 दिन तक फीमेल का मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है। ये है मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन तक, 3 to 5 डेज फीमेल का मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है। ये कौन सा चल रहा है? फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फीमेल अपने मेंस्ट्रुअल फेज में है, फीमेल मेंस्ट्रुएशन कर रही है, कंटिन्यूअसली फीमेल में मेंस्ट्रुएशन चल रही है। और इस मेंस्ट्रुअल फेज में अगर हम मेंस्ट्रुएशन में देखेंगे 3 से 5 दिन तक, तो फीमेल को डॉक्टर ने क्या यहाँ रेकमेंड किया, कह रहे हैं कि इस फेज में से किसी भी दिन फीमेल पिल्स लेना शुरू कर सकती है। सपोज करो 5वें दिन से फीमेल ने लेना शुरू करा,
तो सपोज करो अब पिल्स स्टार्ट करी उसने 5th डे से, क्या कहा है, इनिशियल डेज में से किसी भी दिन से पिल लेना शुरू कर सकती है। तो पहले 3-4 दिन उसको करने दो मेंस्ट्रुएशन, करने दो मेंस्ट्रुएशन। कह रहे फ्रॉम 5th डे अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्टार्ट कर दी गई, OCP स्टार्ट कर दी गई। क्या कर दी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स OCP स्टार्ट कर दी जाती है। यहां देखो स्टार्ट इनटेक ऑफ OCP 5वें दिन से शुरू किया। अब 5वें दिन से 21 दिन, मतलब लगातार 21 दिन तक। तो 21 दिन का मतलब 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके कंटिन्यूअस 21 डेज तक फीमेल ने क्या किया, ये पिल्स कंटिन्यू करी और 25 तारीख तक, ये देखो ये है फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये है 25 तारीख, जो कि 21वां दिन कहा जाएगा। कौन सा दिन है ये 21वां दिन है, 25th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कंटिन्यूअस अप टू कंटिन्यूअस फॉर 21 डेज तक फीमेल ने उसको कंटिन्यू करा, 21 डेज तक कंटिन्यू करा इसको। अब क्या होगा, 25वां दिन आ चुका है, ये वंस कह रहे हैं 1 पिल डेली ली जाती है। फीमेल इसे डेली 1 गोली रोज खाएगी 21 दिन तक लगातार, मतलब 25वें तक। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की, उसमें 25वें दिन तक उसने 5वें दिन से शुरू किया, 25वें दिन तक 21 दिन लगातार खाएगी और अब गैप करेगी, फिर अब गैप करेगी 7 दिनों का। 7 दिन मतलब 26वां दिन, 27वां दिन, ये गैप होगा 26वें दिन, 27वें दिन और 28वें दिन। 3 दिन इधर हो गया, साइकिल, अगली साइकिल शुरू हो गई। अब देखो अगली साइकिल, 1st डे, 2nd डे, 3rd डे, 4th डे, कह रहे ये 7 दिन का गैप दे दिया। इस केस में ये 7 दिन का गैप ऑफ 7 डेज, मतलब अगर फीमेल चाहे तो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से शुरू कर सकती है, चाहे तो पिल लेना छोड़ सकती है। अगर उसे प्रेगनेंसी चाहिए तो वो यहाँ छोड़ सकती है, नहीं तो 7 दिन के बाद फिर रिपीट करेगी। 5वें दिन से फिर 5th डे से अगली साइकिल में 5th डे से अगेन रीस्टार्ट टेकिंग मेडिसिन। तो इसका मतलब सारा का सारा जो खेला होगा फीमेल की बॉडी में, जो हार्मोन का जो स्ट्रक्चर होगा, नॉर्मल साइकिल में जब आप देखते हो, नॉर्मल साइकिल अगर आप देखते हो किसी फीमेल की, हार्मोनल साइकिल देखते हो, तो नॉर्मली आपने क्या पढ़ा हुआ है, नॉर्मली हमने सभी ने पढ़ा हुआ है कि फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है, फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो ओव्यूलेशन के बाद 14th डे के बाद बढ़ता है और ये कंटिन्यू रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड तक। नॉर्मली ओव्यूलेशन का जो डे है वो ओव्यूलेशन के बाद ही प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, लेकिन अगर कोई फीमेल पिल्स पे बेस्ड है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि आपके सामने 2 ग्राफ हम बना रहे हैं, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये, किसी फीमेल को पिल्स के ऊपर हमने बेस करा दिया है, अगर कोई फीमेल ने पिल्स लेना शुरू किया है तो इसमें से कौन सा हार्मोन का ग्राफ एक्यूरेट है पिल्स वाली फीमेल के लिए, तो आप देखोगे ये है नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये बताता है नॉर्मल प्रोजेस्टेरॉन लेवल नॉर्मल साइकिल में, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ये है।
ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है जहां पे आप प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में ही देखोगे बढ़ता हुआ, लेकिन यहां हमने क्या किया, अ फीमेल टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना शुरू कर दिया तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिमेन हाई, प्रोजेस्टेरॉन हाई होगा कहां से, 5th से लेकर के कंटिन्यूअस 25th डे तक। तो यहाँ 5th से 25th डे तक प्रोजेस्टेरॉन को हमने हाई कर दिया है। ये वो फीमेल है जो पिल्स ले रही है, ये वो फीमेल है जो पिल्स नहीं ले रही है। ग्राफ में डिफरेंस याद रखेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो फटाफट से चुटकियों में लगा लेंगे। मैंने कहा पर्पस क्या है, आप जानते हो, आप सभी लोग ज्ञानी हो, आप सभी जानते हो कि जब तक प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन जब तक हाई रहेगा, जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा, जब तक इसकी सांस चलेगी, तब तक ये गोनाडोट्रोपिन को क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक देगा, गिव्स नेगेटिव फीडबैक। ये नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, टू द गोनाडोट्रोपिन्स, दोनों FSH और LH को ये नेगेटिव फीडबैक देता है। और जब FSH और LH नेगेटिव फीडबैक पा रहे होंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जब तक इसे नेगेटिव फीडबैक रहेगा तब तक देयर इज नो ओव्यूलेशन। किसी फीमेल की बॉडी में ओव्यूलेशन को यहाँ सप्रेस करके रखेगा। नो ओव्यूलेशन, नो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, नो ओव्यूलेशन। जब FSH बढ़ेगा ही नहीं तो क्या फॉलिकल डेवलप करेगा, और जब फॉलिकल डेवलप नहीं करेगा तो क्या ओव्यूलेशन होगा। फीमेल रिलैक्स, पिल्स खा करके, मेडिसिन लेकर के फीमेल रिलैक्स। लेकिन अब आप देखें ये सारा का सारा जितना भी हार्मोन फीमेल ले रही है, हार्मोन्स मतलब स्टेरॉयड, और स्टेरॉयड मतलब बॉडी में साइड इफेक्ट्स। फीमेल की बॉडी में इन सारे हार्मोन्स का, जो अभी आपने पढ़े, कह रहे इन सारे हार्मोन्स का, चाहे वो OCP हो, चाहे वो इम्प्लांट हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, ये सारे हार्मोन्स का साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होगा, क्योंकि इन सब में स्टेरॉयड हैं। ये सब स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, ये सब के सब स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, ये सब के सब स्टेरॉयड्स हैं, और स्टेरॉयड्स के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टेरॉयड्स विद हाई, इनके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसी फीमेल्स को रेकमेंड नहीं किया जाता है जिसको कोई पहले से ही हार्ट से, ब्लड से रिलेटेड, ब्लड वैस्कुलर डिजीज हो, कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर डायबिटीज़ हो। ऐसी फीमेल को जनरली रेकमेंड नहीं किया जाता है, और वर्स्ट कर सकती है सिचुएशन। इसलिए ऐसी फीमेल्स को ऑप्ट करने के लिए कहा जाता है। भाई साहब, रिसर्च और प्रैक्टिसेस से हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने एक बड़ी ही बेहतरीन कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप करी है, जिसका नाम है सहेली। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, कह रहे सहेली को आप याद रखें। आप सभी की सहेली ये मित्र है, ये फ्रेंड है। सहेली का मतलब होता है फ्रेंड। तो आपने पढ़ा है कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो सहेली एक नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं इसको। नॉन स्टेरॉयडल है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ध्यान रखेंगे। विद लीस्ट साइड इफेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लीस्ट साइड इफेक्ट है या नो साइड इफेक्ट। इसका या तो साइड इफेक्ट नहीं है या लीस्ट साइड इफेक्ट्स है, और इसे प्रिपेयर किया है डॉक्टर्स ने। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डॉक्टर्स ऑफ लखनऊ, प्रिपेयर्ड बाय द डॉक्टर्स ऑफ नवाबों के शहर के डॉक्टर्स ऑफ लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, डॉक्टर्स ऑफ लखनऊ
या ऐसे लिख ले, डॉक्टर्स ऑफ CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम है उसका? उसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI जिसको कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है CDRI। याद रखेंगे। कहाँ है ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया, भारत। तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित ये जो CDRI है, इसके डॉक्टर्स ने तैयार किया एक बढ़िया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली, जो कि एक नॉन स्टेरॉयडल पिल है। कंटेन्स द केमिकल, इसके अंदर केमिकल पाया जाता है, कंटेन्स द केमिकल सेंट क्रोमैन। सेंट क्रोमैन केमिकल पाया जाता है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट क्रिएट करता है। इसे हम कहते हैं SERM। याद रखेंगे। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये एक SERM है, ये सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर कहा जाता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट में आया हुआ सवाल है कि सहेली किस मैकेनिज्म पे काम करता है। तो एक लाइन से अगर आप SERM याद रखेंगे, सहेली लेने वालों को सहेली अगर दे दिया जाए तो कॉन्ट्रासेप्शन को शर्म आ जाती है। शर्म आ जाती है। शर्म का मतलब है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। क्या कहते हैं इसको? सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर जो यूट्रस में होते हैं उनको मॉड्यूलेट कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, और ये ब्लॉक कर देता है इम्प्लांटेशन के रिसेप्टर्स को और इनहिबिट करता है इम्प्लांटेशन को। क्या करता है? इनहिबिट्स इम्प्लांटेशन। ये इनहिबिट करता है इम्प्लांटेशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन को रोकता है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को मॉडिफाई कर देता है। इसे कहते हैं वंस अ वीक पिल। एक हफ्ते में खाली एक बार खाना है। वहां पे आपने देखा डेली खाना पड़ रहा था, ये वंस अ वीक पिल है। इसे कहते हैं वंस अ वीक पिल। एक हफ्ते में एक बार खाना है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए शुरुआत में 3 महीने तक 2 बार खाई जा सकती है, लेकिन यूजुअली इसे वंस अ वीक पिल कहते हैं, टेकन वंस इन अ वीक। तो जब तक चाहें तब तक इसका इस्तेमाल करें, और जब इस्तेमाल करें तब विश्वास करें। वंस अ वीक पिल विच इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्सेप्शन के अगेंस्ट इफेक्टिव है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कही जाती है, ओरली दी जाती है वंस अ वीक, ओरली टेकन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो कि नॉन स्टेरॉयडल होती है। लखनऊ के डॉक्टर्स ने बनाई है। CDRI याद रखेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट, प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन को। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं, उनमें से कौन सी बेनिफिशियल है? नॉन स्टेरॉयडल जिसका साइड इफेक्ट बहुत कम है वो है सहेली। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन ये टॉपिक इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप याद करेंगे। ये जो मेन पॉइंट लिखे हैं वही आपको याद करने हैं। कुछ NCERT के, और मैंने बताया आपको NCERT से बाहर के भी चीज़ें इसमें से पूछ दी जाती हैं, तो कभी कभी आपको ये तैयार रहना होगा। कुछ बेसिक चीज़ों में जितनी आपको NCERT के बाहर की ज़रूरत है उतना ही बताऊंगा मैं आपको। तो अभी आपने जो पढ़े वो सारे मेथड जितने भी पढ़े, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नेचुरल मेथड से अगर हम यहाँ तक की बात करें, इन सब मेथड्स में से कंसेप्ट क्या है, किस चीज़ पे बेस्ड है, आखिर क्या रोकते हैं, इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया। इन सब पे भी अगर कुछ न बात बने तो कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं लोगों ने नया मेथड भी कह रहे हैं ऑप्ट किया, नया मेथड भी ऑप्ट किया। हम अभी पढ़ रहे थे 4th नंबर, अगर हम 5th नंबर पे चले, सहेली के बाद 5 नंबर पे चले तो इसका नाम है आप ऐसे लिख सकते हो सर्जिकल मेथड या परमानेंट मेथड। क्या लिखोगे? परमानेंट मेथड, परमानेंट, या इसे आप कहोगे सर्जिकल मेथड। क्या कहोगे? सर्जिकल मेथड कहोगे।
तो सर्जिकल मेथड, परमानेंट मेथड, यहाँ पे सर्जरी करनी पड़ेगी। एक है जिसे कहते हैं वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी, इसे स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है, स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है, स्टेरिलाइजेशन मेथड, मेथड। तो एक स्टेरिलाइजेशन मेथड मेल्स के लिए है वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी फॉर मेल्स, और दूसर का है बी नंबर जिसे कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी फॉर फीमेल्स। किसके लिए यूज किया है? ये है फॉर फीमेल्स। थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है फीमेल वाला केस, फीमेल वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, क्योंकि यहाँ सर्जरी जो होती है, एब्डोमेन कट करनी पड़ती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। मेल्स वाला थोड़ा इजियर है, इजियर इसलिए क्योंकि टेस्टिस, जैसे कि आपको पता है, टेस्टिस जो है वो, टेस्टिस की जो डक्ट्स होती हैं वो एब्डोमेन से बाहर होती हैं। टेस्टिस की जो डक्ट है वो एब्डोमेन से बाहर है, स्क्रोटम बाहर है, थैला बाहर है। फीमेल के केस में ओवरी और ओविडक्ट जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब आपको चीरा या कट जो सर्जरी करनी पड़ेगी वो एब्डोमेन में लगानी पड़ेगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ज़्यादातर लोग यही वाला करवाते हैं। फीमेल को कॉम्प्लिकेट करा दो, फीमेल की बॉडी को सर्जरी करा दो, मेल्स को काहे कराएंगे ज़्यादातर लोग। और ये करता कौन है याद रखेंगे, परमानेंट मेथड वही लोग ऑप्ट करते हैं जिनको आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, जिनको अब कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ये वही लोग करते हैं। क्योंकि याद रखेंगे स्टेरिलाइजेशन मेथड कहा है, याद रखेंगे ये वही लोग ऑप्ट करते हैं, ऑप्टेड बाय दोज, या वही लोग करेंगे दोज हु डोंट वांट एनी फर्दर प्रेगनेंसी। आगे अब उसे कोई फर्दर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, डू नॉट वांट एनी फर्दर प्रेगनेंसी, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे अब फर्टिलाइजेशन, ये जो सर्जरी कर दी जाएगी ये यूजुअली परमानेंट है, ये एक परमानेंट मेथड है, क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी, इसे रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल है। रिवर्सिबिलिटी जो होती है इसकी, रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, इसे वापस रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है। क्या करते हैं जरा देखें, वैसेक्टॉमी जो लिखा है यहाँ पे, वैसेक्टॉमी के केस में वास डिफरेंस जो होती है, जो मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट जिसे कह रहे हैं वास डिफरेंस इज कट, वास डिफरेंस दोनों साइड की, कट एंड टाइड, दोनों साइड की वास डिफरेंस कट कर दी जाती है और टाइट कर दी जाती है। तो वास डिफरेंस जो होगी वो कट कर दी जाएगी, टाइट कर दी जाएगी, ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड की वास डिफरेंस जो होगी वो कट हो जाएगी और टाइट कर दी जाएगी, बांध दी जाएगी। तो भाई साहब चांस जो होगा वहां देखें जरा किस तरीके का कंसेप्ट यहां इस्तेमाल किया है, देखेंगे। ये रही किसी व्यक्ति की टेस्टिस, ये रही किसी इंसान की टेस्टिस। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रोसेस जो स्पर्म प्रोडक्शन का है वो किस तरीके का होता है, कैसे ये सारा खेला होता है, ये सब तो आपको पता ही है, ये सब तो आपको पता ही है भाई। ये रही टेस्टिस, ये इसकी एपिडाइडमिस जहाँ स्पर्म को स्टोर किया जाता है, ये स्टोर हाउस है। और फिर यहाँ से निकलती है एपिडाइडमिस के बाहर वास डिफरेंस। तो ये अगर आप देखें वास डिफरेंस, हमने क्या कहा, वास डिफरेंस वो डक्ट है जो लेकर के जाती है सीमेन को, स्पर्म को लेकर के जाती है और यूरेथ्रा तक पहुंचाती है, यूरेथ्रा तक पहुंचाती है। यही होता है ना, दोनों साइड की ये वास डिफरेंस यही कर रही है, दोनों साइड की वास डिफरेंस यही काम कर रही है। अगर हम कहें इसको हम इधर की बना देते हैं, ये मान लो वास डिफरेंस जो है ये इधर आ गई,
ये रही वास डिफरेंस, ये लो ये है वास डिफरेंस एक साइड की, और वैसा ही वो होगी वास डिफरेंस। जैसे ये अगर टेस्टिस हम ले कंसीडर करें, ये अगर टेस्टिस कंसीडर करें तो यहाँ से भी वैसे ही वास डिफरेंस निकलेगी, यहाँ से भी वैसे ही वास डिफरेंस निकलेगी, और यहाँ से होता हुआ पहुँचेगी यहाँ पे। चलो भाई अब हम कह रहे हैं ये वास डिफरेंस जो आ रही है दोनों साइड की, ये जो वास डिफरेंस आ रही है दोनों साइड की, अगर हम देखें हमने क्या किया, ये जो वास डिफरेंस है ये यूरेथ्रा में जाएगी, स्पर्म तो इसी रास्ते जाएगा ना भाई, स्पर्म तो इसी रास्ते से होकर के जा रहा है। यहाँ हमने क्या किया, हमने इस एरिया में, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमने इस मेल के वास डिफरेंस को दोनों साइड से कट मार दिया। ये देखो भाई, ये देखो हमने इस मेल के दोनों साइड पे वास डिफरेंस को काट दिया। ये लो, दोनों साइड पे हमने 1 से 4 सेंटीमीटर का गैप बना करके, 1 से 4 सेंटीमीटर का गैप बना करके इस वास डिफरेंस को काट दिया। देखो आपने टेस्टिस नहीं काटा, हमने टेस्टिस नहीं काटा, हमने वास डिफरेंस काट दी, और यहाँ ये दोनों साइड पे इधर और इधर दोनों तरफ इसे बांध दिया, ये काट दिया, गैप क्रिएट कर दिया लगभग 1 से 4 सेंटीमीटर का, 1 से 4 सेंटीमीटर का गैप बना दिया। अब होगा क्या, यहाँ स्पर्म तो होंगे, यहाँ देखो यहाँ पे स्पर्म होंगे, यहाँ स्पर्म बनेगा, टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है, मतलब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट नहीं किया, स्पर्म फॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं किया, हमने केवल स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट किया है। याद रखेंगे, स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट है, स्पर्म ट्रांसपोर्ट जो होगा, अफेक्ट होगा, इज ब्लॉक्ड। हमने स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया, अब स्पर्म का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये मेल जो होगा, जो पेनिस से इजैक्यूलेट करेगा, जब यहाँ इसके पेनाइल पार्ट से इजैक्यूलेशन होगी, जब ये मेल इजैक्यूलेट करेगा तो इसका मतलब इसके पेनाइल पार्ट से इजैक्यूलेशन तो होगी, यूरेथ्रा से जो सेमाइनल वेसिकल का सीक्रीशन होगा, ध्यान से सुने, कह रहे सेमिनल वेसिकल का जो सीक्रीशन होगा वो भी होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रीशन भी होगा, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का भी सीक्रीशन होगा। मतलब जो इसका सीमेन होगा, जो सीमेन रिलीज होगा इस मेल का जो सीमेन रिलीज होगा, मेल कैन इजैकुलेट। आप जरा ध्यान दें, करा क्या है हमने कौन से कंसेप्ट को यहाँ पे ध्यान में रखा, हमने कह रहे हैं स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक किया है, इसका मतलब स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू रहेगी। स्पर्मेटोजेनेसिस हार्मोनल कंट्रोल एंड लिबिडो, जो अर्ज फॉर सेक्स है, दैट विल बी अनअफेक्टेड। कैसी रहेगी? अनअफेक्टेड रहेगी। इन सब पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। मेल कैन इजैक्यूलेट ऑल्सो, ये जो मेल होगा, मेल कैन इजैक्यूलेट ऑल्सो, बट क्या इजैक्यूलेट करेगा मेल? इजैक्यूलेट द सीमेन विदाउट स्पर्म्स नहीं होंगे उस इजैक्यूलेट में, बाकी सब नॉर्मल होगा। हमने यहाँ वास डिफरेंस को कट कर दिया है। ये जो डक्ट है, जो ट्यूब है, इसका नाम है वास डिफरेंस। तो मेल की वास डिफरेंस को कट किया गया है, उसके बीच में गैप कर दिया गया है, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट अफेक्ट किया है, ब्लॉक कर दिया है उस ट्रांसपोर्टेशन को। तो प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन का केवल वही अफेक्ट हो रहा है, सीमेन भी रिलीज हो रहा है, मेल सीमेन भी इजैकुलेट कर रहा है, मतलब उसका बाकी सब नॉर्मल है, बस स्पर्म का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा।
तो मेल कैन इजैकुलेट विदाउट सीमेन, याद रखें विदाउट स्पर्म, सीमेन विल बी विदाउट स्पर्म, ये इंपॉर्टेंट है। बट मैंने कहा परमानेंट है, क्यों? क्योंकि अब रिवर्स नहीं किया, एक बार काटने के बाद वापस से इनको चिपकाना, इन डक्ट्स को चिपकाना मुश्किल है, इसीलिए ज़्यादातर ये वो लोग वही लोग ऑप्ट करते हैं ये मेथड जहाँ पे अब बच्चा नहीं चाहिए, जिन्हें अब कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। वही चीज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में, तो ट्यूबेक्टॉमी जो कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एब्डोमेन को कट करना पड़ता है। बाई कटिंग द एब्डोमेन, फैलोपियन ट्यूब जो होती है, फैलोपियन ट्यूब ऑफ बोथ साइड्स, यहां पे क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब ऑफ बोथ साइड्स आर कट एंड टाइड, काट दी जाती है और बांध दी जाती है। यहाँ पे गैमीट का ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अफेक्ट हो रही है। सीधा सीधा कंसेप्ट है। फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्यूब को अगर आप देखते हो, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्यूब को अगर आप देखते हो, सिंपल कंसेप्ट है ये देखो, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्यूब को आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है आपका, इसमें कोई दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। हमने क्या किया, हमने इस फीमेल की फैलोपियन ट्यूब को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हमें पता है ओव्यूलेशन के बाद ओवम कहाँ जाता है, ओव्यूलेशन के बाद ये ओवम जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब में ही तो जाता है भाई। हमने क्या किया, दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब में चीरा मार दिया, हमने कट मार दिया। ये देखो, ये फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है दोनों साइड की, इन दोनों फैलोपियन ट्यूब्स को हमने कट करके चीरा मार दिया, कट कर दिया, चीरा मार दिया, और उसके बीच में हमने लगा दिया, इसको हमने बांध दिया, चीरा लगा करके हमने इसे दोनों साइड से बांध दिया, ब्लॉक कर दिया, इधर भी ब्लॉक हो गई। मतलब अब अगर गलती से स्पर्म यहाँ एंटर कर भी जाए तो ओवम से इसकी मुलाकात नहीं होनी है, ओवम यहाँ तड़प तड़प के मर जाएगा, स्पर्म यहाँ तड़प तड़प के मर जाएगा, मतलब नो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बीच में ये गहरा कुआं, ये गहरी खाई बना दी गई है जो अब स्पर्म और ओवा को मिलने नहीं देगी। ये खाई अब स्पर्म और ओवा को मिलने नहीं देगी, ये रास्ता अब ब्लॉक हो चुका है। क्या हो चुका है, रास्ता एक तरीके से ब्लॉक हो चुका है। हम ऐसे समझें तो कलर थोड़ा मैं गायब ही करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये एरिया ही खाली कर दिया हमने, ये लो, गैप बना दिया, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, दोनों तरफ से गैप है। अब कहाँ से मिलेगा कोई, है कहाँ ही कोई मिलेगा, रास्ता तो ब्लॉक ही कर दिया ना हमने क्या कर दिया, हमने रास्ता ब्लॉक कर दिया। इधर रस्सी बांध दी, इधर धागे बांध दिए, इधर धागे बांध दिए, इधर धागे बांध दिए, ब्लॉक हो गई, गैप अलग क्रिएट कर दिया हमने, नो फर्टिलाइजेशन। तो इसे कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी, जहां फैलोपियन ट्यूब कट की जाती है दोनों साइड की। इसे कहते हैं वैसेक्टॉमी, जिसे कहते हैं यहाँ वास डिफरेंस कट किया। लेकिन दोनों केसेस में आप देखो ओवेरियन हार्मोन्स, यहाँ ओवेरियन हार्मोन्स अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, ओवरी फंक्शन या ओवेरियन हार्मोन्स का काम, ओवेरियन हार्मोन्स नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं। तो आप समझे, आपने जितनी बातें पढ़ी हैं कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड, ABCDEFGH सारी बातें आपको ये डिटेल में पूरी कराई हैं, एक एक बात की कौन सा मैकेनिज्म कहाँ अप्लाइड है, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। NCERT में सारी बातें लिखी हुई हैं, फटाफट से मैं रीडिंग कर देता हूँ। आप देखो, नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। मैंने कहा फर्टिलाइजेशन को ब्लॉक करता है ये। पीरियोडिक एब्सटिनेंस एक बताया मैंने, एक ऐसा मेथड है जिसमें कपल अवॉइड करते हैं, एब्सटेन मतलब एब्सेंस होती है, क्वाइटस जिसे क्वाइटस इंटरप्टस कहा जाता है, क्वाइटस इंटरप्टस पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहते हैं, जिसमें 10 से 17 दिन जिसमें फर्टिलाइजेशन का सबसे ज़्यादा चांस होता है, ये उस टाइम पे ये क्वाइटस को अवॉइड करते हैं, करते ही नहीं है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों को ध्यान में रखते हुए कैलेंडर मेथड का इस्तेमाल किया। As the chances of fertilization very high during this period, it is called fertile period। 10 से 17 को fertile period या risk period कहा जाता है। और ऐसे टाइम पे अगर
अगर क्वाइटस को अवॉइड करें तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन रोका जा सकता है। दूसरा पॉइंट है विड्रॉल मेथड, जिसे हम कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस एक ऐसा मेथड है जिसमें मेल पार्टनर विड्रॉ कर लेता है अपने मेल गैमीट जेनाइटल पार्ट को, पेनिस को, वेजाइना से बिफोर इजैकुलेशन, अवॉइड करता है इंसेमिनेशन को। लैक्टेशनल अमेनोरिया की बात करते हैं, आप देखो तो ये भी वही कह रहा है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशनल फेज, जब फीमेल लैक्टेशनल फेज में होती है उस समय वो मेंस्ट्रुएशन को अवॉइड करती है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, मतलब जब लैक्टेशन होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहेगी, जब पार्चुरेशन होगा उसके बाद। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स, जब तक बच्चे को वो दूध पिलाएगी तब तक द चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज ऑलमोस्ट निल। कंसेप्शन मतलब बच्चा पैदा करने का जो प्रोसेस है कंसेप्शन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, वो निल रहेगा। हाउएवर दिस मेथड हैज रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। मैंने कहा था 4 से 6 महीने तक ही ये इंटेंस लैक्टेशनल फेज होती है। एज नो मेडिसिन डिवाइसेज आर यूज, इसमें कोई मेडिसिन यूज नहीं है, कोई डिवाइस यूज नहीं की गई है। द इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट निल बट फेलियर रेट भी इनका बहुत हाई होता है। ये नेचुरल मेथड हमने पढ़े थे, अभी डिस्कस किया था। देखें अगर बैरियर मेथड की बात करते हैं, बैरियर जो मैंने बताया था फिजिकल या केमिकल हो सकते हैं। ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग। फिजिकल मीटिंग यहाँ पे कह रहे हैं ये स्पर्म ये ओवा कह रहे हैं मिलने नहीं देगा, ये बीच में बैरियर लगा दिया, नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, मिलने नहीं देगा। तो अब इसे मिलने से कौन रोक रहा है? दीज मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। कॉन्डम्स जो होते हैं वो मेल्स के लिए होते हैं और फीमेल के लिए, दोनों के लिए होते हैं। निरोध के बारे में मैंने बताया, पॉपुलर ब्रांड होता है, दैट पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम यूज बाई मेल्स इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स, क्योंकि ये क्या करता है एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। ये याद करने वाला पॉइंट है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी, ये एसटीडी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एनसीईआरटी की लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल मतलब इसे फेंक दिया जाएगा, यूज के बाद फेंक दिया जाएगा, रखना नहीं है, संभाल करके, है ना। एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाई गिव्स प्राइवेसी, ये प्राइवेसी देता है यूज करने वालों को। मार्केट से खरीद के ले आए, कब यूज करना है ये इनको पता है, बस यही जानेंगे, इन्हीं की प्राइवेसी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, वॉल्ट्स है, ये भी बैरियर्स होते हैं जो रबर के बने हुए होते हैं। फीमेल उसे इंसर्ट कर लेती है अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, सर्विक्स को कवर कर लेती है ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो सके। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाई ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री को ही रोक देगा, इसीलिए इसको फिजिकल बैरियर कहा है। रीयूजेबल मतलब इनको फिर से ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल्स भी होते हैं, अगर इनका इस्तेमाल मिला दिया जाए तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ये मैंने आपको बताया था। कोई ऐसा नया पॉइंट इसमें नहीं मिलेगा। कह रहे अनदर इफेक्टिव मेथड, फिर आता है अगला मेथड जिसे हम कह रहे हैं आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। दीज डिवाइसेज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सेज in the uterus through the vagina. These IUDs are presently available in these form। कह रहे हैं ये presently available लिखा है, लेकिन इंडिया में अब इसका इस्तेमाल यूजुअली नहीं हो रहा है। हमने और भी कई सारे नए तरीके खोज लिए हैं उससे ज़्यादा बेटर और बेहतरीन। तो लिपेज लूप एग्जाम्पल याद कर लेंगे। कॉपर रिलीजिंग में CUT7 मल्टीलोड 375 है। हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टेसर्ट और LNG20 है। आईयूडी इंक्रीजेज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। मैंने बताया था साइटोकाइन एक्टिविटी बढ़ाता है, फैगोसाइटोसिस बढ़ जाती है। एंड द कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं, ये कंप्लीट हो जाती है। और वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है जो कि इंडिया में आईयूडी सबसे कॉमन है। अगला है भाई, अब कह रहे खाने पीने का देख लो। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात कर लो, हार्मोनल मेथड पे देख लो आप। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्मॉल डोजेज ऑफ प्रोजेस्टोजेन या प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। कह रहे अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है हार्मोनल। दे आर इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स हैंस प्रॉपरली कॉल्ड पिल्स, इसीलिए इनको कहते हैं पिल्स क्योंकि ओरली ली जाती है दवाई की तरह से।
पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर द पीरियड ऑफ 21 दिन स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5, किसी भी 5 दिन में से शुरू कर सकती है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें। यूजुअली 5वें दिन से करेगी तो मेंस्ट्रुअल फ्लो अच्छे से आएगा, अपनी साइकिल को वो नॉर्मली रेगुलेट कर पाएगी, तो बढ़िया रहेगा, ये मेथड अच्छा रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज वो फिर से रीस्टार्ट कर सकती है, रिपीटेड इन द सेम पैटर्न। फिर से कह रहे थे इनहिबिट ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन एज वेल एज क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस को, जो कि स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देती है। पिल्स वेरी इफेक्टिव होती है विद लेस साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल। साइड इफेक्ट्स यूजुअली कम होता है, लेकिन जिन फीमेल्स को पहले से प्रॉब्लम है, जिनको पहले से प्रॉब्लम है, जैसे किसी को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी तरह की ऐसी बीमारी है जिसको उसको किडनी से रिलेटेड या डायबिटीज़ है, उसको यूजुअली रिकमेंड नहीं किया जाता पिल्स खाने को, क्योंकि ये और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए जिस बॉडी को सूट करे उसके लिए तो बढ़िया है, लेकिन जिसे सूट ना करे उसके लिए डेंजरस भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने क्या कहा, इससे और बेहतर मेडिसिन बनाते हैं, नाम था सहेली। न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स कंटेन नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, वंस अ वीक पिल होती है जिसके बहुत कम साइड इफेक्ट है और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, जो इम्प्लांटेशन को रोकने वाली दवाई है, बहुत बेहतरीन दवाई है। कह रहे प्रोजेस्टोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, जो कि दिए जाते हैं कॉम्बिनेशन में, ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं या फिर ये इम्प्लांट्स के फॉर्म में स्किन में लगाए जा सकते हैं। कह रहे देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल, मतलब काम कैसे करेंगे, बिल्कुल हार्मोन है तो पिल्स जैसा ही काम करेंगे, और इफेक्टिव पीरियड्स इनका अलग अलग हो सकता है। मैंने कहा कोई 3 महीने हो सकता है, कोई 4 महीने हो सकता है, कोई 5 साल तक भी हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने बताया था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस इन आईयूडीज विद इन द 72, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा सर्जिकल मेथड की यहाँ पे बात करी गई है। सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल फीमेल पार्टनर एज टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। मैंने कहा इसे टर्मिनल कहा गया है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक द गैमीट ट्रांसपोर्ट, चाहे ट्यूबेक्टॉमी हो चाहे वो वैसेक्टॉमी हो, गैमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिवेंट करता है कंसेप्शन को फर्टिलाइजेशन रोक करके, इसे स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर कहते हैं। क्योंकि मेल हो या फीमेल, अगर हम इसको ब्लॉक कर देते हैं तो यूजुअली ये परमानेंट हो जाता है, मेल और फीमेल फिर अपने बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है। इन वैसेक्टॉमी स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज कट एंड टाइड, और जो हम करते हैं ट्यूबेक्टॉमी, उसमें हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। यही कहानी है, रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। तो ये सारे मेथड जो एनसीईआरटी में दिए हैं ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं, एमटीपी क्या होते हैं, एसटीडी क्या होती है, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया ओवरडोज। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग आप अपने तरफ से लगाएंगे, क्लास नोट्स को रिवाइज करके एक बार आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस में आता है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड अंडर नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। नेचुरल मेथड में कौन है, रिदम है, लैम है और क्वाइटस है, मतलब ये चारों के चारों हो जाएंगे। बहुत ही आसान सवाल, आप देखें 4th ऑप्शन है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एसटीडी। आप बच्चा जानता है ये चीज़ हमारे भारत में, ये महिलाओं का कॉन्डम जिसे कहते हैं फेमिडोम, फेमशील्ड कहते हैं, या फीमेल कॉन्डम कहते हैं, इसे कहेंगे फेमशील्ड। आंसर बनेगा 1। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो हार्मोन रिलीजिंग में हमने दोनों को पढ़ा, ये है आपका प्रोजेस्टासर्ट और एक है LNG-20, तो आंसर बन जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर बनेगा 3rd ऑप्शन। ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड अंडर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आप पढ़ोगे आगे, प्रोजेस्टेरॉन पिल डाल दें या इंसर्शन ऑफ आईयूडी कर दें, ये दोनों बातें सही हो जाएंगी। आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा बोथ 1 and 2, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब ऐसी कंडीशन जब इमरजेंसी हो, ऐसी सिचुएशन जिसमें फर्टिलाइजेशन होने का डर हो कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है। भाई अभी तक हम रोक रहे थे फर्टिलाइजेशन, लेकिन कह रहे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया किसी मेल और फीमेल में, मेल ने स्पर्म ट्रांसफर किया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ऐसे में क्या करेंगे, फिर इमरजेंसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आपातकालीन स्थिति है जहां चांस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन
कंसेप्शन हो सकता है, स्पर्म ओवा यहाँ फ्यूज हो चुके। अगर स्पर्म और ओवा फ्यूज हो जाए मतलब जाइगोट बन चुका है, ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन में ही हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं। तो अभी आप इसको कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आगे हम डिस्कस करेंगे। लैक्टेशनल अमेनोरिया क्या होता है? देयर इज नो ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन और पार्चुरेशन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन विच इनहिबिट द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। LH और FSH दोनों को सप्रेस कर देता है, तो इसी से ना होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ना होता है ओव्यूलेशन। तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल आसान, बिल्कुल करेक्ट। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन करने का सिलसिला कंप्लीट हो चुका है। होमवर्क लेते जाएंगे। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 16 से 35 तक आपको अपने मॉड्यूल्स के करने हैं और DPP सॉल्व कर लेनी है। NCERT के मैकेनिज्म वाले पार्ट को एक बार ढंग से पढ़ लें, उसमें क्लास नोट्स आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, हर बात बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। टाइमली आपका सिलेबस इवन टाइम से पहले ही कंप्लीट होगा। डोंट वरी, मन लगा के पढ़ते रहें, दिल लगा के पढ़ते रहें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक कंसेप्ट जितना भी नीट से रिलेटेड है आपको अच्छे से समझा दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए और इसी के साथ आज की क्लास को भी कंप्लीट कर दिया जाए। टाटा बाय बाय बोल दिया जाए। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, लव यू। जल्दी ही मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।